Hi, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and from today we will be starting our lecture series on current affairs. इससे पहले हम लोग करंट अफेयर की अपनी सीरीज शुरू करें, मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि करंट यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो चाहे आपका आईएएस का हो या किसी भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम जैसे एपीएफओ वगैरह भी कराता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट सीडीएस भी करवाता है यूपीएससी, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो एसएससी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप करंट अफेयर को अगर रिफ़र कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे भी मान के चलिए कोई एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी न्यूज़ में रही थी, लेट्स से अभी जैसे बिहार न्यूज़ में आया, ठीक है, तो बिहार आपको पता है जैसे कल ही परसों हुआ है कि नीतीश कुमार ने सुबह इस्तीफा दिया, कल ही हुआ था आई थिंक, और शाम को उन्होंने दोबारा शपथ ले ली। तो अब क्योंकि बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो लाइमलाइट में आ गए, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे जो सीएम जैसे मान लीजिए बिहार पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अभी जो स्वेरिंग सेरेमनी की है उसमें कितनी मतलब 9th टाइम ये सीएम बने हैं, 9वीं बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट वन लाइनर में आता है, आपको ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है, बस इतना पता होना चाहिए ऑप्शन होगा 7, 8, 9, तो आपको पता होना चाहिए हाँ 9th टाइम लिया, तो 9th पे आपने टिक कर दिया। अभी आपको पता है भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, तो जो सिंगल देखिए ऐसा नहीं है कि पीसीएस वन लाइनर नहीं पूछता है, पीसीएस ने अब अपने सेगमेंट तोड़ दिए हैं, कुछ क्वेश्चन वो यूपीएससी बेस पे पूछने लगा है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एबीसीडी कर देगा, हाउ मेनी आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन इनकी वेटेज कंपैरेटिवली कम रहती है। अभी भी ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर की वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि करंट अफेयर मैंने कहा नहीं कि दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट में तो बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ लेगा कि अभी जो भारत रत्न है किसको मिला है, कर्पूरी ठाकुर को। अब अगर इसी क्वेश्चन को ये घुमा के पूछना चाहें तो क्या पूछ सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का नाम दे देंगे कि कर्पूरी ठाकुर वॉज इन न्यूज रिसेंटली, अब उनके बारे में 4-5 फैक्ट दे देंगे, आपको ये गेस करना होगा वहां पे। अच्छा ये होता है कि आपको खुद नहीं लिखना, आपको बस गेस या अजम्पशन, यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, आपकी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है, ठीक है। कि जैसे कर्पूरी ठाकुर अगर ऑप्शन में लिखा है स्टेटमेंट में, जैसे 4 स्टेटमेंट मान लीजिए दिए हुए हैं कि कर्पूरी ठाकुर सर्व्ड एज 3 times एज द सीएम ऑफ बिहार, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो 2 बार ही सीएम बने हैं, ठीक है। एक उनका 1970 से 71 का पीरियड था, दूसरा समवेयर अराउंड 78-79 का पीरियड था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बार सीएम बने हैं वो। दूसरी चीज, एक स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है कि ही वॉज एसोसिएटेड विद मतलब किस टाइप की मूवमेंट से एसोसिएटेड रहते, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि ही वाज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या ये सही? अब आपको लगेगा कि 1970 में बंदा सीएम बना है, तो कैसे संभव है कि 1941 में वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में हुआ था, तो 40 में वो आदमी प्रेजेंट भी था कि नहीं, कि मान लीजिए 7-8 साल का लड़का रहा होगा, या हमें नहीं पता क्या उनकी एज रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी नहीं, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि जब वो सीएम बने उनकी एज क्या थी, तो आप कैसे ज्यूम कर लोगे कि वो 40 में थे भी कि नहीं थे, ठीक है। लेकिन इस यहीं पर आपकी इंफॉर्मेशन मैटर करती है। अभी द हिंदू ने इनके ऊपर एक आर्टिकल कवर किया था जिस दिन इनका भारत रत्न अनाउंस हुआ है, तो चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको, अब वही है ना, इतने लिंक मैं वहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको खुद थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बस मैं आपको पास कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन, आप खुद देख लीजिएगा। तो द हिंदू ने इनके ऊपर एक आर्टिकल कवर किया था, वहाँ सारी इनके मतलब पूरी बायोग्राफी तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके काम की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट से भी एसोसिएटेड थे, जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट हुई थी इंदिरा गांधी के पीरियड में, जिसकी वजह से जिस पीरियड में इमरजेंसी लगी थी, सोशलिस्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, अम्ब्रेला टर्म था उसका जनता पार्टी, जो कि लीड कर रहे थे बेसिकली आपके मुरारजी देसाई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा बहुत मुरारजी देसाई के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता है मुरारजी देसाई को सपोर्ट किसका मिला हुआ था? जयप्रकाश नारायण का, ठीक है, जिनको लोकनायक भी वहां पे कहा जाता था। अब लोकनायक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो जेपी थे, इनको शॉर्ट में जेपी भी बोल रहे हैं, लोकनायक भी बोल रहे हैं, तो क्या कर्पूरी ठाकुर को भी कुछ बोलते थे? इनको जननायक कहा जाता था, ये हिंदू ने वहां पे यूज किया है, ठीक है। तो अगर उनको भारत रत्न मिला है तो उस ऐसा नहीं है कि वो, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले भारत रत्न किन लोगों को मिला था लास्ट टाइम, क्योंकि पिछले साल तो मिला नहीं था, 1-2 साल पहले ही मिला था, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। और इस साल एक ही आदमी को मिला है कर्पूरी ठाकुर को, इससे पहले जिन लोगों को मिला था 2-3 लोगों को हो सकता है मिला हो, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड, बस यही है कि हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, जयप्रकाश नारायण की और जो मुरारजी देसाई की जनता पार्टी मूवमेंट जो चल रही थी इंदिरा गांधी के रिजीम में, ये वहां से भी एसोसिएटेड रहे थे, ठीक है। इसके साथ में एक बड़ी ही मजेदार चीज हुई थी, जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी, ये उससे पहले ही बिहार में एक तरह के सोशियो एजुकेशनल बेसिस पे रिजर्वेशन की बात कर चुके थे, बेसिकली कास्ट बेस आप कह सकते हैं। तो इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जो आज की डेट में नीतीश कुमार जिस वर्ड को बार बार प्रमोट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ वर्ड है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ये वर्ड इन्होंने पहली बार पॉलिटिकल सिनारियो में, स्पेशली बिहार के सिनारियो में यूज किया था, और कास्ट का सेग्रीगेशन किया था, उनके रिजर्वेशन की डिमांड की थी, तब मंडल कमीशन आया भी नहीं था,
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये कास्ट पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करते हैं। अब इनकी कास्ट क्या थी, रिलीजन क्या था, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन हाँ अगर आप जाएँ तो कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो बैकवर्ड कम्युनिटी पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही थी बिहार में, ठीक है, वो आज भी चल रही है वहाँ पे। आपको वहाँ कास्टिज्म पे नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि आदमी की ओरिएंटेशन थी वहाँ पे, ठीक है, तभी उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का वर्ड यूज़ किया था। तो दैट वॉज समथिंग अबाउट कर्पूरी ठाकुर, जो कि बेसिकली स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये स्लाइड मतलब भारत रत्न मिलने से पहले मैं बना चुका था, तो मैंने एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रंथम, ये पहली न्यूज़ है, लेकिन ग्रंथम से पहले चलिए ठीक है, जापान वाली भी न्यूज़ बाद में कवर कर लेंगे। आपको पता ही है, अभी मैंने उस दिन बताया भी था आपको कि जापान रिसेंटली बिकेम द 5th कंट्री जिसने ल्यूनर सरफेस पे यानी मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेस हासिल की है। और उस दिन मैं जब साइंस सेंटर पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया भी था कि देयर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने अभी तक मून पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसमें आपका यूएस आता है, चाइना आता है, रशिया आता है और चौथे नंबर पे इंडिया था। इंडिया की स्पेसिफिकेशन ये थी कि उसने ना सिर्फ लूनर सरफेस पे लैंडिंग की, सक्सेसफुल लैंडिंग की। आपको पता है ये पहला इंडियन कौन था जो मतलब मून पे गया था? राकेश शर्मा। लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया का स्पेस प्रोग्राम नहीं था, यूएसएसआर के साथ, उस समय रशिया नहीं बना था, यूएसएसआर हुआ करता था 70s के पीरियड में। तो इंडिया की क्योंकि सोशलिस्ट एलियनेशन इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा थी, तो रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे चल रहे थे उस समय, तो जो स्पेस प्रोग्राम बनते थे उसमें हमारा कोलैबोरेशन उनके साथ रहता था। तो राकेश शर्मा जो थे वो बेसिकली यूएसएसआर स्पॉन्सर्ड स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ पे गए थे, तो पहले इंडियन तो वो बन गए। अब थोड़ा सा पता करिए राकेश शर्मा इंडिया की किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, जीवित हैं कि मर चुके हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता रखिएगा। ऐसा ना हो पोस्ट थमलेसी करके कुछ वर्ड आ जाए, टिक मार के चले हैं, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मून से रिलेटेड कोई भी मिशन या कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और स्पेशली इस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब जापान को थोड़ा ध्यान रखिए कि मैंने बताया नहीं, इंडिया की स्पेसिफिकेशन ये थी कि इंडिया सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस, एंड नॉट ओनली ऑन द लूनर सरफेस बट ऑन द सोलर लूनर सरफेस। मतलब आपको पता है जैसे अर्थ के पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मून के भी आपको पता है पोल तो हर ग्लोब के होते हैं, मतलब कोई भी आपका प्लेनेट होगा उसके 2 पोल्स तो होंगे। तो सोलर मतलब सॉरी लूनर पोल पे लैंड करना बहुत ही मुश्किल काम था, ठीक है, क्योंकि एक तो डार्क साइड पे होता है। अब आप कहिए कि इतना ही मुश्किल था तो जरूरत क्या थी करने की, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेंस का नहीं प्री का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन कि इंडिया ने साउथ पोल, लूनर जो साउथ पोल है या पोलर सरफेस है उस पर ही लैंडिंग करने की बात क्यों की? हम भी तो एक आसान सा तरीका अपना सकते थे, हमको मतलब क्या कोई एक वो तो था नहीं कि नहीं जाना है तो हमको ऐसी जगह पे जाना जहाँ कोई नहीं गया। कुछ रीज़न है उसके। होता क्या है कि देखिए कोई भी अगर ग्लोब होगा इसके 2 हिस्से होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक होता है जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पड़ रही है जिसको आप ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जैसे अर्थ का है तो वैसे मून का भी माना जाएगा, और एक इसका पोलर रीजन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी प्लेनेट पे जा रहे हैं, मून हो सकता है, मून वैसे सैटेलाइट है लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हेवनली बॉडी मान के चलते हैं, आप किसी भी सोलर बॉडी पे जाते हैं, लैंड करते हैं, तो और आपको वहाँ पे कुछ रिसर्चेस करनी है, आपको देखना है वहाँ की सॉइल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वहाँ पे कोई फोजाइल एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ पे किस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, कोई भी ऐसी आपको जानकारी वहाँ पे चाहिए, एक्सकवेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए सबसे फेवरेबल साइट क्या होगी? देखिए होता क्या है, जो ट्रॉपिकल जोन है उसके बारे में खास बात क्या है, यहाँ पे सनलाइट बहुत प्रचुर मात्रा में पड़ती है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होगा। आपको पता है जो डिकम्पोजिशन होता है क्या होता है, जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये किसी भी जीवाश्म को, जीवित चीज़ को या कोई भी मिनरल कंपोजिशन होती है उसमें छेड़छाड़ कर देते हैं। तो बैक्टीरियल किसी भी तरह की मतलब एक्टिविटी के लिए, डिकम्पोजिशन रिलेटेड एक्टिविटी के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी साइंस टेक की पहली क्लास में बात की थी, चाहे वो pH वैल्यू उसकी 3 हो यानी एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन हो, चाहे बहुत ही गर्मी हो, चाहे बहुत सर्वाइव कर ले जाएंगे वो, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरियल एक्टिविटी रिलेटेड टू डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको पता है उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, उनको थोड़ी बहुत सनलाइट चाहिए होती है, मतलब तभी कहते नहीं कोई चीज़ फंगस होती खराब लगती तो किस कंडीशन में होती, मॉइस्चर, सनलाइट, यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर मैं बात कहूँ कि जो ट्रॉपिकल जोन होता है किसी भी प्लैनेट का, ठीक है, या किसी भी हेवनली बॉडी का, तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। लेकिन जो पोलर कैप्स होती हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर बैक्टीरिया या वायरस या ऐसी कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी हैं तो ये इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ की कंपोजिशन या सॉइल कंपोजिशन या मिनरल कंपोजिशन के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी जगह को एक्सकेवेट करना है, वहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो सबसे सुटेबल स्पॉट्स यही माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा इनको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को फेस नहीं करना पड़ा होगा। यही रीज़न है कि हमने पोलर लूनर सरफेस को चुना था। और हमने हमारे 3 चंद्रयान के मिशन हो चुके। चंद्रयान 2 जो था हमारा मिशन सक्सेसफुल था। हम लोग देखिए, जो चंद्रयान था दैट वाज अ स्पेसिफिक बिग प्रोजेक्ट, ठीक है। उसका काम था कि ठीक है मून तक जाएगा, साथ साथ में अपना लैंडर उतारेगा, फिर उसमें एक रोवर निकलेगा जो वहाँ की सॉइल कंपोजिशन वगैरह को स्टडी करेगा। चंद्रयान 2 के साथ क्या होता है कि आपको पता है विक्रम प्रज्ञान उसमें भी थे, चंद्रयान 3 में भी थे, ठीक है। तो विक्रम वॉज द लैंडर, जो कि लैंडर का मतलब होता है जो वहाँ पे जो हमने भेजा है चंद्रयान, उससे डिटैच करेगा, एक कैप्सूल टाइप का निकलेगा, उसको लेके वहाँ पे जाके लूनर सरफेस पे एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग और कुछ नहीं होती है, क्रैश ना हो जाए उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। जैसे आप कोई चीज़ उतार रहे हो, उसकी ग्रेविटी काम कर रही है और यहाँ पर जो बॉडी जा रही है उसकी वेलोसिटी भी है, तो हो सकता है सरफेस से टकरा के वो टूट जाए। सॉफ्ट लैंडिंग होता है कि बहुत ही हम उसमें छोटे छोटे से रॉकेट्स यूज़ करते हैं, छोटा थोड़ा बहुत आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है कि आराम से वो चीज़ उतर जाए, क्रैश ना हो वहाँ पे, इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो हमने चंद्रयान 2 से जब लैंडिंग करवाई थी विक्रम की, तो हमारा क्या हुआ था, उसके साथ में कम्युनिकेशन टूट गया था। हालांकि बाद में इसरो की रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने कम्युनिकेशन को ट्रेस कर लिया है कुछ पीरियड के लिए, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन चंद्रयान 2 ने जो अपना काम था वो कर लिया था, मतलब ऑब्जर्वेशन कर ली थी, मून की फोटोग्राफ वगैरह भेजता रहा था, और जो जो काम करना था जैसे वाटर रिलेटेड कंपोजिशन क्या, ये सब उसने कर लिया था। चंद्रयान 3 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने जब विक्रम को लैंड करवाया, जो कि लैंडर था, वो सक्सेसफुली लैंड हो गया था, ठीक है। उसके साथ साथ में उसमें से प्रज्ञान निकलता है जो कि एक रोवर है। रोवर वैसे ही होता है जैसे आपने टैंक्स देखी होंगी, उसके व्हील्स लगे होते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट इसलिए था, इसके बारे में याद रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी बाहर, लेकिन हुआ क्या था कि हमने जो रोवर के व्हील्स थे उसमें 2 चीज़ें यूज़ की थी। एक तो इंडिया का एम्बलम जो होता है, जो अशोक का स्तंभ होता है, उसके एक व्हील पे वो बना हुआ था, ठीक है, छापने के लिए। आपने पता है, अगर आप टेक्सटाइल वगैरह से थोड़ा बहुत जुड़े हैं, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि छपाई का काम होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। एक हम ब्लॉक बनाते हैं, उस पर एक डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़े पे छापते चलते हैं उसको, क्योंकि बार बार कपड़े पे एक डिज़ाइन को बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एक मतलब एक वो बना लेते हैं ब्लॉक, उससे छपाई कर देते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ के इम्प्रिंट डालने हैं तो हम एक ऐसा ब्लॉक बना लेंगे, उसको ऐसे ऐसे करके छापते चले जाएंगे, उसके प्रिंट छप जाएंगे। तो हमने रोवर में यही यूज़ किया था कि हमने उसके जो पहिए थे रोवर के, उसके एक साइड में इंडियन एम्बलम लगाया था और एक साइड में इसरो का मार्क लगाया था, जो इसरो का लोगो है। तो हो क्या रहा था, जब प्रज्ञान चल रहा था तो उसने लूनर सरफेस पे उन मार्क्स को हमेशा के लिए बना दिया है। आपको हमेशा के लिए क्यों बनाया है, ठीक है। अभी आप जमीन पे कुछ बनाने की कोशिश करिए, थोड़ी देर में हवा चलेगी, थोड़ी देर में कुछ होगा, वो गायब हो जाएगी। लेकिन लूनर सरफेस पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको पता है एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह नहीं है। तो अगर वहाँ पे कोई उसके सरफेस पे मार्क बनता है तो बहुत ही लंबे समय तक रहेगा। यानी इंडिया कहीं ना कहीं अपना एक सिंबॉलिक वहाँ पे फ्लैग गाड़ रहा था, एक झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा था कि देखो हम यहाँ पर चले थे, हमारे निशान यहाँ पे पड़े हैं। तो बड़ी ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है चंद्रयान 3 के रोवर के साथ में, ठीक है। हालांकि उस रोवर ने बहुत ही एक्टिवली, उसका कुछ ही लूनर डेज का काम था, 14 डेज के आसपास उसने फंक्शन किया था, जो काम उसको करना था कर लिया। वो इनएक्टिव हो गया है और फिर जब उसको करना होगा एक्टिव कर देंगे, मतलब वर्किंग कंडीशन में है, कहने का मतलब ये। जापान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भी कल परसों या नरसों ही ये हुआ है कि जापान बिकेम द 5th कंट्री, 4 कंट्रीज तो हो गई, इंडिया चौथी थी, अब जापान बिकेम द 5th कंट्री टू सक्सेसफुली मेक द लैंडिंग और द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, ठीक है। पोल्स पे नहीं की है, लूनर सरफेस पे ही की है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। और बीच में ये हुआ था कि जब उसने लैंड किया था थोड़े टाइम के लिए कुछ माल फंक्शनिंग हो गई थी, उसको कुछ एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, सनलाइट नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसा बोला गया, लोग डर गए थे उस समय जापान वाले कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वो माल फंक्शन कर जाए, लेकिन कम्युनिकेशन फिर इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पता रखिएगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, ग्रंथम। ग्रंथम क्या है, ये वर्ड आ सकता है प्री में, यूपीएससी भी पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री से इस टाइप के टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। कोई टर्म अचानक से न्यूज़ में आया और ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट करता है, आपके कल्चर से रिलेट करता है, तो ये लोग प्री में तुरंत इस पर क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ये आपको एक स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, ये मैंने इसलिए फोटो अटैच कर दी है। और ये ग्रंथम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल ही हमने राम मंदिर इशू को डिस्कस किया था, उसके साथ में हमने ज्ञानव्यापी को भी पढ़ा था, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। अभी एक मॉस्क का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी वॉल जो है हिंदू टेम्पल की है। एएसआई की फाइंडिंग वगैरह हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो जब एएसआई की टीम ने ज्ञानव्यापी के अंदर में एक्सकैवेशन किया तो उसको 4 स्क्रिप्ट्स के एविडेंसेस मिले। अंदर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख टाइप का होता है, ठीक है। और स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में आपको अंतर पता ही होगा, स्क्रिप्ट लिपि को बोलते हैं, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अभी से मैं कौन सी है, तो आप कहेंगे ये हिंदी है। और इधर यू कैन कॉल इट लाइक राइट नाउ व्हाट आई एम स्पीकिंग, इट इज अ कॉलोनियल लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मजबूरी है कि हम लोग कॉलोनियल लेगेसी को कैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरिकल पास्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं, अच्छा आप लोगों ने फ़ोन पे टेक्सटिंग की है जैसे, ठीक है, आप लोग मैसेजेस भेजते हो वहाँ पे, तो आप कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते हो? आप उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, या आप उसमें खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, या उसमें आप ग्रंथी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, या रोमन स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप जब मैसेजेस को टाइप करते हो, अगर आप हिंदी में प्रॉपर लिख रहे हो, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा
लेट से कोई भी नाम आप बोल के देखिए, जैसे राम मंदिर ही है या ज्ञान व्यापी है, कुछ भी लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं ज्ञान व्यापी लिखता हूं तो ज्ञान व्यापी अगर मैंने लिखा है तो ये लैंग्वेज तो मैं हिंदी यूज ही कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञान व्यापी एक हिंदी से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन क्योंकि मैंने ये जो स्क्रिप्ट यूज की है ये देवनागरी से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं यही लिखने की कोशिश करूँ GYANVYAPI, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि टुडे आई एम स्टडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपने कहा मैं ज्ञान व्यापी के बारे में पढ़ता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, आपको पता है स्क्रिप्ट चेंज होने का ऑप्शन होता है वहां पे, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रिप्ट है ये देवनागरी स्क्रिप्ट तो है नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है रोमन या इंग्लिश स्क्रिप्ट आपकी हो जाएगी। लेकिन लैंग्वेज आप ज्ञान व्यापी, क्योंकि हिंदी का शब्द है तो हिंदी, लैंग्वेज इज हिंदी, ठीक है, बट द स्क्रिप्ट here it is Devanagari and here it is like Roman or the English whatever you want to call it, basically Roman से हम लोग ट्रेस करते हैं इसको स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अगर आपको पता तो होना चाहिए स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या है, तो क्या आप 4-5 स्क्रिप्ट्स के नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वैसे तो टोटल 12 या 13 स्क्रिप्ट्स हैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन मोटी मोटी 4 या 5 तो आपको पता ही होंगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं या यूपीएससी ने ही पूछ लिया कि एंशिएंट स्क्रिप्ट कौन सी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, क्या वो डिसाइफर हो चुकी है कि नहीं हुई है, तो याद रखिएगा स्क्रिप्ट समझ में आ गया ना आपको, ये जो लिखा दिख रहा है क्या पढ़ने में आ रहा है, नहीं पढ़ने में आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे लिखा हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मंदिर राजा कृष्णदेव राय ने, ठीक है, वैसे कृष्णदेव राय आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं, जो ग्रंथम इंस्क्रिप्शन ये जो हमको मिला है तमिलनाडु से मिला है, ये लिखा नहीं है अ विलेज कॉल्ड कांगयम, ये जो विलेज है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इमेजिन कर लीजिए कि तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है लेट से, और मैं आपको उसका ट्रांसलेशन कर पढ़ के बताऊं कि ये जो है चोल डायनेस्टी में फलाने राजा थे, राजा चोल थे, उन्होंने मंदिर में ये इंस्क्रिप्शन लगवाया है, हो सकता है ये लिखा हो, लेकिन क्योंकि ये स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं है तो आपके पढ़ने में नहीं आ रही, और यही चीज अगर आपको इस भाषा में लिखी होती, इस स्क्रिप्ट में लिखी होती तो आप पढ़ सकते थे। लैंग्वेज यही रहती है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्ट यानी लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या आप सोचने की कोशिश करिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पाई जाने वाली सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी थी, जिसके बारे में आप जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला सिविलाइजेशन कौन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसको आप एक तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, कुछ लोग मेलुहन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं जो पर्शियंस थे उस समय के, ठीक है, पर्शियंस मतलब आज का ईरान नहीं, पर्शियन मतलब जो जोरास्ट्रियन रिलीजन वाले थे वहाँ पे, वो लोग जब इंडियंस इंडस वैली की बात करते थे तो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने मेलुहा वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आपने कभी नॉवल या बुक पढ़ी होगी तो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ द नागास, ओथ ऑफ द वायुपुत्रा, एक ट्रायोलॉजी है अमीश त्रिपाठी ने लिखी थी, और पीसीएस ने इसे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है, बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने मेलुहा वर्ड को बहुत ही ज़्यादा उस समय लाइमलाइट में आ गया था, ठीक है। तो पर्शियंस ने वो मेलुहा वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और कई लोग थे जो उनको हड़प्पन बोलते थे, ठीक है, लेकिन वो लोग खुद को क्या बोलते थे, हड़प्पन क्यों बोलते थे वैसे, क्योंकि वो जो पूरी इंडस वैली की साइट है वहाँ पे कई ऐसी सिटीज़ हैं, जैसे हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है, ठीक है, एक आपको पता है अभी हरियाणा में राखी गढ़ी मिली है। जैसे कुछ साल पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो अभी तक आंसर हुआ करता था मोहनजोदड़ो एरिया वाइज सबसे बड़ा एक्सिबिशन हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि हरियाणा का राखी गढ़ी बन चुका है तो अब आंसर चेंज हो गया। मैंने कहा ना हिस्ट्री इतनी स्टैटिक भी नहीं होती जितनी आप समझते हैं, हिस्ट्री में यही है, नया एक्सकेवेशन हुआ, टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल जो हरियाणा की आपकी राखी गढ़ी है दैट साइट इज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई जो सभ्यता थी, ठीक है, ये एक जगह सेंटर्ड नहीं थी, ठीक है, ये छोटे छोटे शहरों में बटी हुई थी, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, राखी गढ़ी में, फिर धोलावीरा पड़ता है, फिर कालीबंगन पड़ता है आपका, राजस्थान, हरियाणा आज का अगर हम लेके चलें गुजरात, और बाद में पता चला कि महाराष्ट्र के दायमाबाद तक है, और यूपी के जो आलमगीरपुर है मेरठ के पास वहाँ तक है। सिनौली एक्सकवेशन हड़प्पन नहीं था, उसको पोस्ट हड़प्पन या प्री हड़प्पन कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रेस करते हैं कि चालकोलिथिक पीरियड का था, तो सिनौली को इसमें मत काउंट करिए, यहाँ रखिएगा। और अभी रिसेंटली लखनऊ के आसपास भी कोई जगह मिली है हुलास खेड़ा करके, ठीक है, सहारनपुर में भी है एक हुलास, एक उधर भी हुलास है। तो ये यूपीपीएससी प्री ने क्वेश्चन भी पूछा था, हुलास साइट जो है एग्जैक्टली, एक बार इसको गूगल पे भी चेक कर लीजिए और खुद भी चेक करने की कुछ कोशिश क्या करिए, हुलास खेड़ा कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। वैसे सहारनपुर इज द राइट आंसर जो आपका वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, तो ये भी आपकी हड़प्पन साइट से ही रिलेट करती है, ठीक है। एनीवे, तो ये सब साइट्स थी वहाँ पे। तो जब ये इतनी सारी साइटें थी तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों नहीं बोलते, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921-22 के आसपास जो पहली साइट मिली थी हमको वो हड़प्पा नामक जगह पे मिली थी। तो जिस आदमी ने ढूंढी उसने कह दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अब कुछ दिनों के बाद में उसको मोहनजोदड़ो में एक्सकवेशन हो जाता है तो पता चलता नहीं इससे बड़ी साइट है, ठीक है, माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो के लिए जो लूज वर्ड है, ठीक है। अब आप मोहनजोदड़ो ऋतिक वाली मूवी से मत कंपेयर करने लगिएगा, उसमें तो फिक्शनल एलिमेंट्स बहुत यूज़ किए गए थे, वैसा मोहनजोदड़ो में था भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉटन के एविडेंसेस,
अच्छा, सिल्क एविडेंसेस सबसे पहले कहाँ मिले हैं? सबसे पहले सिल्क का यूसेज कहाँ पे शुरू हुआ था? चाइना में यूज़ हुआ था अराउंड समवेयर 3500 बीसी के आसपास। लेकिन कॉटन का सबसे बड़ा यूसेज जो था वो इंडस वैली में यूज़ हुआ था। ये यूपीएससी ने 2011 प्री में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? स्पेसिफिकेशन सिविलाइजेशन से रिलेटेड पूछ लेते हैं लोग। तो कॉटन टेक्सटाइल फैब्रिक का या कॉटन का प्रयोग, या फिर जो नील होती है, ठीक है, नील को यूज करते थे ये लोग कपड़ों को रंगने में। कॉटन रिलेटेड इनके फैब्रिक्स होते थे ज़्यादातर, यानी ये लोग रुई से बने हुए, यानी कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल यानी समझ लीजिए रुई के कपड़े जो होते थे, बनते थे प्रोसेस करके, उसको पहनते, उसको बहुत अच्छे से रंगते भी थे ये लोग। तो नील और अलग अलग तरह के मतलब जो होते हैं, नील की खेती भी इधर होती थी एनीवे। तो हड़प्पा से रिलेटेड थोड़ा बहुत फैक्ट याद रखिएगा। अब फिर से हम वापस आ जाते हैं ग्रंथी इंस्क्रिप्शन पे, ग्रंथम इंस्क्रिप्शन पे। तो ग्रंथम इंस्क्रिप्शन जो है वैसे तो हमको ज्ञानव्यापी के अंदर भी मिला है, ठीक है? साथ ही साथ में अप्रॉक्सीमेटली ये जनवरी या दिसंबर एंड की न्यूज़ है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गो लाइक बैकवर्ड, ताकि होता क्या है कि जो भी एग्जाम होगा वो लास्ट 4-5 मंथ्स की न्यूज़ पहले कैरी करता है, सबसे ज़्यादा वेटेज भी उसी का होता है, फिर पुरानी न्यूज़। तो मेरा फोकस ये है कि इधर के जो एग्जाम होंगे कोशिश की जाएगी, जैसे मार्च में होने वाला एग्जाम है तो फैब से लेकर नवंबर या अक्टूबर तक की न्यूज़ को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, और फिर जो इंपॉर्टेंट है उनको हम पीछे से कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ज़्यादातर अभी जो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं वो दे आर बेसिकली डीलिंग विद द जनवरी और द लाइक द दिसंबर 2023, ठीक है? तो जो ग्रंथम इंस्क्रिप्शन है इसका अभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमको मिला है, 2 स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, पत्थरों के ये मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। शिला मतलब एक पत्थर का पीस जिसपे एक लेख लिखा है, इसको आप स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है? ये ग्रंथम और तमिल में हमको मिला है, और ये बिलोंग करता है बेसिकली 11th एंड 16th सेंचुरी को, ठीक है? इसकी डेटिंग वगैरह की है एट पच्चनचेरावंजी विलेज नियर कंजगम, ठीक है? कंजिगम क्योंकि न्यूज़ में आया तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। यहाँ की क्या चीज़ फेमस है? यहाँ का राइस, इसको राइस एंड ऑयल सिटी करके भी बोला जाता है। ये तमिलनाडु में गांव पड़ता है और यहाँ का राइस एंड ऑयल बहुत फेमस है। ऑयल ऑब्वियसली बताए कोकोनट ऑयल होगा या वट जो भी हो, ऑयल एंड राइस सिटी करके इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है? तो इसके बारे में बस ये याद रखिएगा कि ग्रंथम इंस्क्रिप्शन हमको अभी रिसेंटली 2 जगहों पर मिले हैं। एक तो ज्ञानव्यापी मॉस के अंदर मिला है इंस्क्रिप्शन, 4 स्क्रिप्ट्स मिली हमको, ग्रंथम मिली है और कन्नड़ स्क्रिप्ट भी मिली थी, और भी कल हमने देखा था उसमें, ठीक है? और फिलहाल जिस इस इंस्क्रिप्शन की बात करें जो तमिलनाडु में मिला है, दैट इज ऑल्सो इन ग्रंथम। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट पार्ट। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है? और फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे स्क्रिप्ट के बारे में, कि पहली स्क्रिप्ट कौन सी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जब मैं हड़प्पा पे चला गया था। तो पहली स्क्रिप्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट को ही मानते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिली, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पहली चीज़ ये है वहाँ पे हमने इस वे में लैंग्वेज को नहीं देखा, वहाँ सिंबल्स की फॉर्म में देखा। अगर आप हड़प्पन स्क्रिप्ट की बातें करें तो वहाँ कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, एक आंख सी ऐसे करके बनी है, एक अचानक से बुल सा बना है, यानी एक पिक्टोरियल हेलियोग्राफिक टाइप का इसको एक वर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ पर किसी भाषा को सिंबल्स के माध्यम से लिखा जाता है। कहीं आपको ट्राइडेंट बना मिल जाएगा ऐसे करके, इन सिंबल्स के माध्यम से इसको लिखा गया। तो इस स्क्रिप्ट को अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है, मतलब इसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। डिसाइफर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है? उसके बाद एक स्क्रिप्ट आती है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट आती है, जो बेसिकली मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करती है। उसको 1937 के आसपास जेम्स प्रिंसप ने किया था बेसिकली। आप ईयर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फिलहाल जेम्स प्रिंसप इनका नाम बार बार आता है। ही इज एसोसिएटेड विद द डिसाइफर ऑफ दिस ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है, ये डिसाइफर हो चुकी है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इसी में अशोका का नाम आपको देवाना पीएम पीदाशी, और अशोक का नाम भी अच्छा, अशोक का नाम पहली बार हमको कहाँ से मिला था? मॉडर्न पीरियड के जितने भी एक्सकवेशन हुए उसमें ज़्यादातर जो अशोक के रेफरेंस में नाम यूज़ हुआ है वो देवाना पीएम करके यूज़ हुआ है, देवताओं का प्रिय। कुछ का ये भी कहना था उनकी माँ का नाम देवांगना करके था, तो अपनी माता के प्रिय समथिंग लाइक दैट, कुछ देवताओं का प्रिय से जोड़ते हैं उसको। लेकिन जो मास्की इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका का, ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये डिटेल में देख लेंगे, तो वहाँ से हमको अशोक नाम मिला था। अशोक मतलब शोक रहित, जिसके अंदर कोई दुख ना हो। अब ये नहीं हमको पता है कि उसका रियल नेम क्या था, अशोक था क्या था, वो तो हमने हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया कि अशोक नाम चला रहे हैं, ठीक है? एनीवे, तो अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्मी स्क्रिप्ट एक तो हो गई आपकी, एक आपको बताया ये स्क्रिप्ट एक गांधारी स्क्रिप्ट हुआ करती थी जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में बोली जाती थी। ग्रंथी स्क्रिप्ट जो थी आपकी, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट आपके बेसिकली नॉर्थ रीजन में चलती थी, इसी का बाद में डेरिवेटिव हुआ जो आगे चल के मलयालम और कन्नड़ स्क्रिप्ट और तमिल स्क्रिप्ट में बढ़ता चला गया। तो इट वॉज द बेसिकली मदर स्क्रिप्ट यू कैन कॉल इट। द्राविडियन कल्चर, जो साउथ का कल्चर है, जैसे 4 स्टेट आते हैं उनको हम द्राविडियन स्टेट में काउंट करते हैं, ठीक है? तो वहाँ ये ग्रंथम स्क्रिप्ट नीचे से जुड़ी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत खुद भी रिसर्च करिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें वही लिखा है कि ग्रंथा इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट दैट वाज वंस यूज्ड टू राइट संस्कृत थ्रू आउट द साउथ ईस्ट एशिया एंड द ग्रेटर तमिलनाडु। ग्रेटर तमिलनाडु मतलब वही चोला, पांड्या, पल्लवा, इनकी जो पूरी डायनेस्टी थी उसको ग्रेटर तमिलनाडु टाइप का, तमिल लैंड करके एक वर्ड होता है,
ठीक है, तमिल कम करके, तो वहाँ पर ये वर्ड बोली जाती थी। बाकी समय मैंने आपको उसको बता ही दिया इसके बारे में। अब एक दूसरी न्यूज़, दूसरा वर्ड है या फिर दूसरी न्यूज़ है जो काफ़ी इधर फ्लैश कर रही थी, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया आपको पता है जैसे ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, वैसे इंडिया में भी एक नेशनल लेवल पे हम लोग खेलो इंडिया कराते हैं। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, हो क्या रहा था कि ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, आपको पता है, क्योंकि इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा कभी प्रमोट नहीं किया गया। आप भी जब छोटे होंगे घर पे तो आपको बार बार एक चीज़ सुनने को मिलती होगी कि वही है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो देखिए, एक चीज़ होता है इनकलकेशन, ठीक है, जब हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे होता है कि पेरेंटल या फिर जो पीयर ग्रुप होती हैं वो आपके इनिशियल सोशलाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हो, यू आर लाइक अ क्लीन स्लेट, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी डाल दिया जाता है या बचपन से आपको अपने आसपास में जो भी सुनने को मिल रहा होता है उसी से आपकी एक थिंकिंग डेवलप होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल एंटिटी एक बिगर सोसाइटी से जुड़ने की कोशिश करती है। तो चाइल्ड के इनिशियल ग्रूमिंग स्टेज में सोशलाइजेशन होता है, वैसे तो जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचपन से हमारे दिमाग में एक चीज डाली जाती है कि खेलना और प्लेइंग है ना, वो मतलब कहते नहीं आवारा लोगों का काम है, जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं वो फालतू में, जैसे घर पे भी आप कुछ खेलने की कोशिश करें, क्या करो, क्या टाइम पास करो, फालतू में खेल बोल के जाके कुछ काम करो। तो मतलब काम को, पढ़ने को एक अच्छा माना गया है और स्पोर्टिंग को। इनफैक्ट जब सचिन भी था, जब वो अपना बैट उठा के खेलने, सचिन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, हम वहाँ कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन होता क्या था, उसके अंदर गेम को लेकर पैशन था, उसे पढ़ने में नहीं मन करता था। तो एक आदमी को अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए या पेरेंटल या पीयर प्रेशर के चलते हुए कि हाँ उन्होंने एक कहते नहीं एक बैरियर सेट कर दी कि आपको ये करना है। आप अपनी देखिए जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो करिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट लगता है, आपका मन करता है हाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाके बैठूं, मेरे अंदर कुछ अच्छी पॉलिसी मेकिंग है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन करिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप किसी अनड्यू प्रेशर में प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। मोटिवेशन आपको बाहर ढूंढना पड़ता है और मोटिवेशन हमेशा अंदर से आना चाहिए। तो स्पोर्ट्स के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, उसको सोसाइटी में इतना डिस्करेज कर दिया जाता है कि बच्चे के अंदर दिमाग में हमेशा से बैठ जाता है कि स्पोर्टिंग इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, उसमें कोई कैरियर नहीं बन सकता है। अगर एक नेशनल टीम भी है क्रिकेट की, उसमें 11 ही प्लेयर हैं और इंडिया की पॉपुलेशन 1.31 बिलियन है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा सीटें तो आईएएस में आती हैं, उससे अच्छा मैं आईएएस की तैयारी कर लूँ, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपके अंदर सचिन जैसा टैलेंट है क्रिकेट में या विश्वनाथन जैसा टैलेंट है आपका चेस में, तो हो सकता है कल को आपका विश्वनाथन आप ही बन जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पोर्टिंग को, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फेवरेबल एक कैनोपी कभी नहीं मिली, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, ठीक है, इसके चलते हुए स्पोर्ट्स में ऐसा तो नहीं हो सकता ना एकदम से ओलंपिक हो जाएंगे, हमारे यहाँ से गवर्नमेंट कहते कि हमारे यहाँ से हमको 15-20 लोगों को भेजना है। जब हमारे यहाँ स्पोर्ट कल्चर ही नहीं है, उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता, बच्चे खेल ही नहीं रहे हैं, मतलब आजकल तो अर्बन एरियाज में स्कूल्स भी ऐसे बनते हैं जहाँ प्ले ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर। तो गवर्नमेंट को अचानक से रियलाइज होने लगता है कि इतने सालों में अगर हम हो किसी मतलब ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स में कहीं पे स्पोर्टिंग इवेंट में कहीं हमारी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है तो वो हॉकी में है, ठीक है, वो भी थैंक्स टू ध्यानचंद एंड ऑल कि हम शुरू में कुछ ईयर्स में गोल्ड मेडल वगैरह लाते रहे, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे हरियाणा की कर्णम मल्लेश्वरी थी, 2003 के आसपास जब स्पोर्ट्स हुआ था तो उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। उसके बाद में आपको पता है फिर एक अभिनव बिंद्रा थे, उन्होंने शूटिंग में जीता। उसके बाद में अचानक से देखिए ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको कुछ रोल मॉडल्स मिल गए। अगर कर्णम मल्लेश्वरी को वेट लिफ्टिंग, देखिए शी वॉज अ गर्ल और एक लड़की होने के बावजूद अगर वो वेट लिफ्टिंग जैसी एक्टिविटी करती हैं जो बेसिकली एक मेल उसमें जाती थी कि नहीं जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो करने को औरतों को मना किया जाता है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन, लेकिन अगर वो कर सकती हैं तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। और क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी हरियाणा दिल्ली इधर के रीजन से बिलोंग करती थी, तो आप सडनली देखोगे ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स में जितना भी मतलब आपको देखने को मिलेगा, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं ज्यादातर या तो वो आपको हरियाणा से मिलेंगे, ठीक है। अब तो पूरी कंट्री से कहीं ना कहीं से सबको, झारखंड से भी लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, आंध्र प्रदेश से भी, उड़ीसा से भी आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट आपको पता है फुटबॉल के लिए बहुत जाना जाता है, फुटबॉल में मतलब बहुत सारे आपको अच्छे मिलेंगे, वहाँ के अच्छे प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी स्पोर्टिंग कल्चर अच्छा है थोड़ा बहुत, अब गवर्नमेंट प्रमोट भी करा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जब आपको एक बार रोल मॉडल्स मिल जाते हैं तो उनकी देखा देखी पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं अगर उसने कर लिया हमारा बेटा भी कर सकता है, ठीक है। जब इंडियन आइडल आया था शुरू में तो लोगों ने गाने वाने पे बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था, लेकिन फिर एक को मिला, दो को मिला, ऐसे ऐसे घरों से लोग आ रहे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था, तो अचानक से घर वाले छोटे बड़े बच्चों को चलो अच्छा ठीक है तुम्हें डांसिंग में है डांसिंग करो, सिंगिंग है सिंगिंग करो। तो कभी कभी सोसाइटी में रोल मॉडल सेटअप होते हैं, तो कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट की ओर से भी लिए जाते हैं जिसमें खेलो इंडिया आता है। और मैं बार बार स्पोर्टिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यूपीएससी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये भ्रम टूट गया। यूपीएससी ने अभी 2 या 3 साल पहले ही प्री में डायरेक्टली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा था, मेंस में तो सब्जेक्टिव आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं यूपीएससी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता। और पीसीएस में तो आपको पता ही है 2 ऐसे डोमेन है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक होता है स्पोर्टिंग इवेंट, जैसे कहीं पे ओलंपिक होने वाला, एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, एक चेस कॉम्पिटिशन हुई तो कहाँ पे हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्चुअल आते हैं, किस पीरियड में होने वाली है, या फिर विनर्स के नाम पूछ रही, लोकेशन पूछी जाती है, विनर्स के नाम। अब आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले तक एक यूपीपीएससी में ट्रेंड हुआ करता था, आपको पता है जैसे विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है,
इनके चोटे ये किस स्पोर्ट से डील करती हैं, आपको पता है टेनिस से जैसे रिलेट करती हैं, तो इसका क्वेश्चन आता ही आता था। इसमें जैसे सिंगल होता है, उसके बाद में मेल, फिर फीमेल, फिर उसके बाद डबल्स, फिर मिक्स, ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते थे। तो घर घर में बच्चे जानने लगे कि उसमें ये स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब उसमें 4-5 ऐसे थे ही जिनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब क्वेश्चन क्या आने लगे हैं, जैसे खेलो इंडिया टाइप की चीजें हैं, तो ये गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है। अगर आपसे डायरेक्टली मान लीजिए इंटरव्यू में आप जाते हैं, देखिए इंटरव्यू के लिए कभी भी अलग से तैयारी नहीं होती, प्री और मेंस के टाइम पे ही आपका प्रिपरेशन हो जाता है, वहां पे भी ऐसे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि खेलो इंडिया जैसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है, तो आपका वन लाइनर रिप्लाई ये होता है, टू इंप्रोवाइज और टू डेवलप अ स्पोर्टिंग कल्चर इन द एलिमेंट। और जो परसेप्शन था स्पोर्ट्स को लेकर, उसको चेंज करने की कोशिश है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इंडिया में हमेशा से ऐसा रहा है कि स्पोर्टिंग कल्चर रहा ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है जो मार्शल आर्ट्स आई हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। एक जल्ली कट्टू होता है, ठीक है, जिसको लेके बार बार डिस्कशन होता रहता है। जल्लू कट्टी स्पोर्टिंग इवेंट है कि ये कल्चरल इवेंट है, उसको फिलहाल तो स्पोर्टिंग इवेंट में डाल रखा है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो क्या है वो, तो हमारे यहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर रहा है हमेशा से, ऐसा नहीं है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्शल आर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भी आप देखेंगे। तो खेलो इंडिया, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हर साल ऑर्गेनाइज होता है लमसम, तो किसी ना किसी स्टेट में होगा, किसी ना किसी जगह में होगा। तो जो इस साल का खेलो इंडिया, इसका जो 6th एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये आपका तमिलनाडु होस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट खेलो इंडिया यूथ गेम आर बीइंग हेल्ड इन साउथ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, तमिलनाडु में हो रहा है, साथ ही में पहली बार ऐसा है कि साउथ इंडिया में कहीं पे हो रहा है। इट विल बी प्लेड अक्रॉस द 4 सिटीज ऑफ तमिलनाडु, दैट इज द चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। प्री सिर्फ यहीं पे नहीं रुक जाता है, अगर इन 4 सिटीज में हो रहा है तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी पता रखिए। हो सकता है यूपीएससी की एक बहुत पुरानी आदत रही है मैप बेस्ड क्वेश्चन करने की, और इसको लेके हम आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मैप बेस्ड सीरीज हमने प्लान कर रखी है, तो हम आपको मैपिंग बताएंगे कि यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम में मैप रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल यहीं पे जैसे बताना चाहूंगा कि अब इमेजिन कर लीजिए खेलो इंडिया तमिलनाडु में हो रहा है, ये 4 सिटीज हैं, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बतूर। तो अगर यूपीएससी को प्री में क्वेश्चन बनाना है और वो डायरेक्टली स्पोर्ट्स से नहीं पूछना चाहता है, तो वो ये न्यूज़ पढ़ेगा, ये पीआईबी से रिलेटेड है, पीआईबी में आई थी न्यूज़, तो वो देखेगा 4 सिटीज़ के नाम दिए। अब वो क्या करेगा, आपको ऑप्शन में 4 ये सिटीज़ के नाम देगा, कहागा इनको नॉर्थ से साउथ आप अरेंज करिए या साउथ से नॉर्थ अरेंज करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बतूर में ऊपर से नीचे कौन सी सिटीज़ आती हैं। तो जब भी ऐसी आप फैक्चुअल चीज़ देखें कि 3-4 सिटीज़ के नाम एक साथ कहीं दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर 3-4 रिजर्व्स के नाम दिए हैं इनकी बीमारी, तो ये सब मैपिंग में आता है। इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इनको ऊपर से नीचे लगाइए तो आप लगा ले जाएंगे। लेकिन एक स्टेट के अंदर में अगर आपको 4 सिटीज़ के नाम बता दूं तो ऊपर से नीचे लगाने में आपको छींके आ जाएंगी कई बार। और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि कर्नाटक की जो कैपिटल आपकी बेंगलुरु है और तमिलनाडु की कैपिटल जो चेन्नई है, उसमें एक्सट्रीम नॉर्थ पे कौन सा है और साउथ में कौन सा है, तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है आपकी कि तमिलनाडु नीचे पड़ता है, कर्नाटक ऊपर पड़ता है, तो जो कर्नाटक कैपिटल होगी वो ऊपर पड़ेगी और तमिलनाडु की नीचे होगी। अब एक बार मैप उठा के देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा दोनों सिटीज में ऊपर नीचे कौन सी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। हो सकता है चेन्नई तमिलनाडु के एक्सट्रीम नॉर्थ पे हो और जो बेंगलोर है वो कर्नाटक के एक्सट्रीम साउथ पे हो, तो हो सकता है चेन्नई ऊपर जा रहा हो। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक क्वेश्चन प्री में यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन, अच्छा डेट ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेट पीसीएस में पूछ लेते हैं। मतलब पीसीएस तो इस लेवल का खिलाड़ी है कि इन्होंने यूपी पीसीएस में ये तक पूछ चुके हैं ये लोग कि मोदी जी ने यूएस में एक बार स्पीच दी थी, समवेयर इन 2016 की शायद ये बात है, ठीक है। तो वो जो स्पीच थी काफ़ी फेमस इवेंट हुआ था वहाँ पे, ठीक है, नरेंद्र मोदी गए थे, इंडिया का जो पीआईओ और एनआरआई वाला ग्रुप होता है उन लोगों ने अरेंज कराया था। उन्होंने डेट पूछ ली थी 27 या 26 सितंबर, राइट आंसर। तब तो इतनी पुरानी न्यूज़ हो गई, पूछेगा भी नहीं कभी, ठीक है, लेकिन बस बता रहा हूँ, इन्होंने डेट पूछी कि मोदी ने किस दिन वहाँ पे स्पीच दिया। तो ये तो स्पोर्टिंग इवेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे यूएनएफसीसी की मीट होती तो आपको पता होना चाहिए किस डेट से किस डेट तक हुई है। 9 से 12 दिसंबर को हुई थी या 9 से 13 दिसंबर को हुई थी। एक्चुअली में प्लान थी 9 से शायद 12, कोई बार चेक कर लेना, 9 से 12 दिसंबर 2023 को प्लान थी। कहाँ हुई थी वैसे? दुबई में, दुबई जो यूएई में है वहां पे हुई थी। यूएनएफसीसी की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, बता चुका हूं मैं। कॉप समिट जो हुई थी, कॉप 28 थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डेट से रिलेटेड जरूर आता है, लेकिन हुआ क्या था, कुछ रीजन के चलते एक डेट बढ़ा दी गई थी, 12 से 13 उसको कर दिया गया था। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करिए, ताकि गलती से भी आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। कई इन्फॉर्मेशन मैं स्लाइड पे मेंशन नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम वगैरह कम होता है, तो जितना यहाँ लिखा है वो तो शॉर्ट सही है, लेकिन अगर कभी कुछ बोल रहा हूँ तो क्रॉस चेक हमेशा कर लीजिए। तो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो 19 से 31 जनवरी के बीच में हुए, तमिलनाडु में हुए, 4 सिटीज में हुए। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा हमेशा मैस्कॉट का।
एक सिंबल यूज़ किया जाता है, जैसे कॉमनवेल्थ दिल्ली में 2010 में हुए थे, तो हमने शेरू करके एक मतलब एक टाइगर टाइप का था, उसको हमने मैस्कोट के रूप में यूज़ किया था। अब 2010 कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन अब जो कॉमनवेल्थ आने वाला है वो देख लीजिएगा कहाँ हो रहा है, उसका मैस्कोट क्या है, या ओलंपिक जहाँ होने वाले हैं या अभी जहाँ हुए हैं उनका मैस्कोट क्या था। तो अगर खेलो इंडिया हुआ है तो इसका सिंबल या मैस्कोट कुछ था, बिल्कुल था, शिलंबम। A traditional sport of the Tamil Nadu is being introduced as a demi sport for the first time। ठीक है, ये सिंबल नहीं है, शिलंबम को पहली बार मैस्कोट इसका देख लिया, मैस्कोट ये है आपका वीर मंगाई। ठीक है, रानी वेलु नाइचर थी, who was also एक रानी थी वेलु नाइचर, इनका एक नाम था वीर मंगाई। शी वॉज एन इंडियन क्वीन हु वेज्ड द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनीज इन इंडिया। इनको मास्कट के रूप में लिया गया था, यानी इस बार हमने ज़्यादातर वैसे जानवरों को लिया जाता है, जानवरों की इमेज यूज़ करते हैं। आपके यूज़ का रीज़न क्या है, स्पोर्ट्स का जानवरों से क्या मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पे दो काम करना चाहते हैं। एक तो हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहते हैं कि देखो ये जो है वल्नरेबल स्पीस है, ये विलुप्त होती हुई प्रजाति है, एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से जब लोग स्पोर्ट देख रहे हैं, उस सिंबल को बार बार देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, जैसे आपको पता है जैसे वाइल्ड लाइफ फंड WWF होता है, वो फाइटिंग वाला नहीं, वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है ये एनिमल प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करता है। तो इन्होंने अपना मैस्कट किसको बना रखा है, एक पांडा नहीं होता है, भालू जैसा दिखा गया, पेड़ों पे टंगा रहता है, गोल गोल घुमा करता है, चाइना और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऊपर की साइड पाया जाता है। ठीक है, तो पांडा को उन्होंने, आप कभी भी WWF की साइट पे सर्च करिएगा, आपको पांडा हमेशा मिलेगा वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पीसीज को लेके, प्रकृति को लेके। तो स्पोर्टिंग इवेंट ज़्यादातर इसलिए जानवरों से रिलेट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका यूथ, ये खेलो इंडिया गेम्स हुआ है, इसमें इन्होंने मैस्कट किसको रखा, वीर मंगाई, क्योंकि अब एनिमल्स के साथ साथ में हम अपने कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लास्ट 5 to 6 ईयर्स में एग्जाम पैटर्न में एक चेंज देखने को मिला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो थोड़ा सा जब आप प्रिपरेशन की अगर आपने स्टार्टिंग की है तो ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर रिफर करते हैं कई बार, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं, तो ट्रेंडिंग भूल जाते हैं। ट्रेंड क्या हो रहा है, क्या यूपीएससी पिछले 10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछता था क्या वो आज पूछ रहा है, क्या 5 साल पहले जो उसने क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट ना के बराबर करता है, ठीक है। तो उसका ट्रेंड पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसका नाम ही अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। लेकिन बस क्या है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं और आगे कैसे बना सकता है। ये एक रीजन होता है पीवाईक्यू एनालिसिस का। लेकिन जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम पिछले 50 साल के क्वेश्चन पेपर उठा देख लें तो हमारा पेपर ऐसे क्लियर हो जाएगा। आज से 10 साल पहले तक ये लॉजिक काम करता था कि 30 to 40% जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हो जाते थे, ठीक है, पैटर्न रिपीट हो जाता था। अब चीज़ें हाईली ट्रेंडिंग हो चुकी हैं। ट्रेंडिंग का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2000 मतलब शुरुआती पीरियड से देखें आप 14-15 तक, अगर एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री पे जैसे हम बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते थे, वो ज़्यादातर, क्योंकि एनसीईआरटी का भी सिलेबस वैसे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिली है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखिए आपको फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, नहीं यकीन है उठा के आप मेडिवल हिस्ट्री देख लीजिए 11th 12th की जो है, ठीक है। और जो अभी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री आई है बुक, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदर खुद समझ में आ जाएगा। जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री अभी आई है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस विजयनगर एम्पायर, डेक्कन जो डायनेस्टीज थी और जो रीजनल किंगडम्स थे उन पे फोकस किया गया है। और उसके लिए हमने सोर्स क्या रिफर किए हैं, जो ट्रेवलर्स थे उस पीरियड के, जैसे इब्न बतूता था, मार्को पोलो था। मार्को पोलो आया तो उसने काकतीय डायनेस्टी की एक रानी हुआ करती थी, ठीक है, उनका नाम तो आपको पता ही होगा, रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रम्मा देवी करके उनकी एक स्टैचू वगैरह भी मिली थी, तो उसने उनका रेफरेंस दिया। तो इस टाइप से जो फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट हैं, ट्रेवलॉग्स वगैरह हैं, उनके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा, या जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले उसके बेसिस पे। यानी जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की नई बुकें आई हैं एनसीईआरटी की, उसमें डेक्कन हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन अगर आप ओल्ड हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर फोकस सिर्फ दो या तीन टॉपिक्स पे किया गया था। जो पहला टॉपिक था वो आपका दिल्ली सल्तनत, शुरुआती वहाँ से हो रही थी। पहला एक चैप्टर में दिया था एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिसमें जो एंशिएंट और मेडिवल के बीच में एक लिंक बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, कि जो कन्नौज कन्फ्लिक्ट था वो क्या था, जो इमर्जिंग जैसे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहाँ आ रही है, कि राजपूत कहाँ पे आ रहे हैं, कि पाला वगैरह शुरू हो गए थे। एंशिएंट के बिल्कुल हर्षवर्धन का एम्पायर एंशिएंट पे खत्म हो जाता है, उसके बाद मेडिवल पे स्विच करते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रगल इन्होंने बताया था, फिर अचानक से वो दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत जब शुरू करते हैं वो थोड़ा सा आपको ले जाते हैं तुर्कमेनिस्तान साइड में, टर्की नहीं, ये जो आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जहाँ से मतलब सल्तनत पीरियड के जो किंग्स आने शुरू हुए थे, ठीक है, जो इन्वेटर्स बेसिकली उस समय के शुरुआती थे। तो गजनी भी आप आ जाते हैं, फिर आप घोरी को पढ़ते हैं, फिर एकदम से घोरी गजनी में आप जब एक बार चले जाते हैं तो फिर आप 5 डायनेस्टी पढ़ते हैं, और वो 5 डायनेस्टी टर्की साइड मतलब तुर्क रीजन से नहीं आई थी, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, कुछ उसमें अफगान डायनेस्टीज भी थी, जैसे आपको पता है जो पहली थी आपकी कौन सी थी, इलबरी थी, मामलूक थी, उनको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, उनको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है, इलबरी एंड द मामलूक, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आपके कौन आते हैं, तुगलक आते हैं, खिलजी आते हैं, कौन है उसको देख लीजिएगा। फिर आपके कौन सी आती है, सैयद डायनेस्टी, और आखिरी आपकी लोदी डायनेस्टी थी। इन 5 डायनेस्टियों को कलेक्टिवली रूप से दिल्ली सल्तनत में पढ़ा जाता है, और इनके लिए जो राजा होता था उसके लिए वर्ड यूज होता था सुल्तान,
इनको कभी बादशाह नहीं बोला जाता था, सुल्तान वर्ड यूज होता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 1526 में जब बाबर का इन्वेजन होता है, वो लोधी डायनेस्टी को जो कि आगरा में बेस्ड थी, क्योंकि आपके सिकंदर लोधी ने ही आगरा बसाया था, तो सीट तो पावर नॉर्थ की वहीं हो गई थी आगरा। उससे पहले बीच में कन्नौज हुई थी, और उससे पहले आपको पता है एशियन में पाटलिपुत्र रही थी, और छोटे छोटे उसमें बटा हुआ था। तो जब बाबर का इन्वेजन होता है तब से मुगल डायनेस्टी आती, और फिर यहाँ पे राजाओं को बादशाह कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये पूरा पीरियड है। तो ये हिस्ट्री को इतना बड़ा मतलब एरिया कवर कर लेता है कि और कुछ बचता ही नहीं है। जब आप बिल्कुल आखिरी के पेजेस पे पहुंचते हो तो उसमें थोड़ा सा मराठा डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ था, और बहुत थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर के बारे में, मतलब मराठा एंड विजयनगर मतलब साउथ किंगडम करके उन्होंने चैप्टर देके सब डाल दिया था। तो जो वेटेज थी आप देखोगे वो नॉर्थ में सेंटर्ड थी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेबस उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको आज, अगर आप आज प्रिपरेशन करना शुरू करिए, आप ओल्ड हिस्ट्री रिफर करो, तो आप मेडिवल पढ़ने बैठोगे, आप पढ़ोगे क्या, दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, और उसके बाद में आप मुगल डायनेस्टी पढ़ोगे, और क्वेश्चन पूछा रहेगा कि तमिलनाडु में जो फलाना गांव है वहाँ मेडिवल पीरियड में फलाना इंस्क्रिप्शन मिला है, फिर आप कह दोगे ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन सही जगह से बन रहे हैं, आपका सोर्स गलत है पढ़ने का। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अब एग्जाम्स की जो वेटेज है, चाहे वो पीसीएस पे हो चाहे यूपीएससी पे हो, मेडिवल में डेक्कन पे फोकस हो गई है। रीजनल डायनेस्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई छोटा सा भी राजा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में कभी नाम भी नहीं सुना होगा, अपनी जो 8th 9th तक की आपने स्कूलिंग की है, अचानक से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे रिलेटेड कोई फैक्ट न्यूज़ में आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कल्चर पे बहुत फोकस रखिएगा। कल्चर सिर्फ कल्चर में नहीं आता, हिस्ट्री में भी आता है और कई जगहों पे भी आता है। तो वीर मंगई, अब इन रानी का नाम आप याद रखिएगा, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि ये ब्रिटिश से फाइट कर रही थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत से नहीं लड़ी थी, ये मुगल से नहीं लड़ी थी, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर वेज किया था। तो ऑब्वियस सी बात है समवेयर 18th सेंचुरी के बाद की रानी रही होंगी, है ना, क्योंकि ब्रिटिश का एम्पायर ही बैटल ऑफ बक्सर के बाद से मान के चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, फिर प्लासी आपका 1757 में हो चुका था। इसके बाद ही एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ब्रिटिश एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद स्टैब्लिश हुई थी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी क्योंकि थोड़ा सा अंतर था ना, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट किसको माना गया। किसी किसी एग्जाम में आंसर को बैटल ऑफ बक्सर मान लेते हैं 1764 वाला, किसी में बैटल ऑफ प्लासी को मान लेते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश कब से हुआ था। तो वो थोड़ा सा जब पढ़िएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में याद रखिएगा। एनीवे, जो वीर मंगई रानी थी ये उस पीरियड के बाद की फिलहाल है, ठीक है। इसका लोगो क्या था, द फिगर ऑफ पोएट थिरुवल्लूर। अगर आप एथिक्स का जीएस पेपर 4 पढ़ेंगे यूपीएससी मेंस में, तो वहाँ पे एथिक्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ जब आपको एंशिएंट एथिकल थिंकर्स बताए जाएंगे, एशियन फिलोसफर्स बताए जाएंगे, इंडियन वेस्टर्न तो पढ़ाई जाएंगे, तो वहाँ पे थिरुवल्लूर के बारे में बार बार बात होगी क्योंकि इन्होंने एथिक्स और मोरालिटी से रिलेटेड ग्रंथ लिखे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, थिरुवल्लूर जो हैं, जो पोएट हैं, तमिलनाडु को बिलोंग करते थे, संगम पीरियड के समवेयर, ठीक है। इनकी जो रचना है वो तो चलिए अलग चीज़ है, वो तो एथिक्स में आप पढ़ोगे। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एक मूर्ति जो है तमिलनाडु में रिसेंटली लगाई गई थी, कुछ साल हो गए हैं, ठीक है। आपको पता ही तमिलनाडु के बारे में, वहाँ जगह पड़ती है कन्याकुमारी, जो एक्सट्रीम साउथ माना जाता है मेनलैंड का। अगर मैं कहूँ इंडिया का एक्सट्रीम साउथ क्या है, तो वो निकोबार पे पड़ जाएगा आपका, इंदिरा पॉइंट जो आपका पड़ता है। तो देख लीजिएगा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में किस आइलैंड पर सिचुएटेड है। लेकिन जो मेनलैंड इंडिया है, जो इंडिया की वाली टिप पड़ती है, यहाँ पे जो कन्याकुमारी पड़ता है आपका तमिलनाडु में जो है, ठीक है। यहाँ की खास बात क्या है कि इंडियन ओशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल बोलते हो। इसकी सिग्निफिकेंस ये बताते हैं, जब विवेकानंद वहाँ पे, या नरेंद्र दत्त इनका नाम था, तो ये जब यहाँ पे विजिट करने जाते हैं, खड़े थे, समुद्र को निहार रहे थे, तो इनके दिमाग में कुछ और ये समुद्र में कूद पड़े, तैरते हुए पहुंचे तो वहाँ पे एक रॉकी आइलैंड था, तो वहाँ जाके खड़े हुए वो समाधि में चले गए, ट्रांस की स्टेज में चले गए। तो इसकी थोड़ी विवेकानंद से रिलेशन था, तो बाद में इसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना दिया गया। और यहीं पर बगल में कन्याकुमारी में ही, यहीं पे विवेकानंद, आप खड़े होंगे तो मेमोरियल आपको सामने दिखेगा, और यहीं बगल में थिरुवल्लूर की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, बता दिया। तो जो लोगो था खेलो इंडिया का, तो अगर वो थिरुवल्लूर को बनाया गया था, तो हिस्ट्री में बहुत ही पॉसिबिलिटी है थिरुवल्लूर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। एथिक्स के पेपर में पॉसिबिलिटी है कि थिरुवल्लूर से रिलेटेड फिलॉसफी पूछ ली जाए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। करंट सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है, हर सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो करंट अफेयर को हमेशा इंटरलिंक करके पढ़िए, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और आता है कई बार कि अगर खेलो इंडिया को किसी ने ऑर्गेनाइज कराया है तो किसने कराया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने। अब एक चौथा या पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है, कि खेलो इंडिया में एक नया स्पोर्ट इस बार जोड़ा गया है जिसका नाम है शिलंबम। शिलंबम क्या है? अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिलंबम है क्या। ये स्पोर्टिंग इवेंट है, ये एक मार्शल आर्ट है, ये एक डांस है, एक गाने का तरीका है, एक फोक सॉन्ग है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिलंबम बेसिकली एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। एक आपने सुनी होगी कालारा पट्टू करके होती, कलारिया पट्टू, ठीक है, जो कि केरल में होती थी, जिसको बताते हैं कुछ लोग परशुराम से रिलेट करते हैं, कुछ लोग इसको परशुराम से ही वैसे ज़्यादा रिलेट होती है कालारा पट्टू। इसको मदर ऑफ मार्शल आर्ट बोलते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों आई थी, क्योंकि जो टाइगर श्रॉफ है उसकी जब इनिशियल कोई मूवी आई थी बागी, तो उसमें आपने कई बार यूट्यूब वगैरह देखा होगा कि शौर्य शिफू जी महाराज हैं,
वो बहुत मतलब वाइब्रेंट टाइप के आदमी हैं, बहुत नेशनलिस्ट आदमी हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। तो उन्होंने छोटा सा रोल किया था उसमें, ठीक है, उनके ट्रेनर बने थे ये। तो वो कालारू-पट्टू आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, वो टाइगर श्रॉफ को उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, तब भी ये थोड़ी सी न्यूज़ में आई थी, ठीक है। न्यूज़ में तो हमेशा से रही। इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं जो एक्सरसाइज के तौर पे आप करते हैं और इसे एक युद्ध कला के रूप में भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। और यहीं से आगे चल के कुंग-फू निकली थी। मतलब जो कालारे पट्टू को आर्ट को प्रैक्टिस करने वाले लोग तो बताते हैं, जब वो तिब्बत साइड में गए, एक हमारे मॉन्क थे, ठीक है, कई सारे मॉन्क गए थे। एक आपको पता अग्निमित्र शुंग की डायनेस्टी में भी एक हुए थे वासुमित्र, ये भी बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, ये भी गए थे तिब्बत। तो जब ये कालारू-पट्टू आर्ट को प्रैक्टिस करने वाले लोग तिब्बत साइड में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ मॉन्क्स रहते थे और वो लोग बहुत ज़्यादा समाधि आसन में लगे रहते, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे बेचारे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई बहुत कमज़ोर या वीक आदमी दिखेगा, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एप्पल खा लो, ठीक है, खाना पीना ठीक रखो। तो इन्होंने कहा कि आपकी जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, इसकी वजह से आप इतने वीक हो, तो आप लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई है। और बताते हैं उन्होंने कालारू-पट्टू से ही रिलेटेड एक आर्ट इनको सिखाई जो आगे चल के वहाँ की जो मोनेस्ट्रीज हैं तिब्बत साइड की, वहाँ कुंग-फू आर्ट के रूप में डेवलप हुई। और आज मजे की बात है कि हम लोग कुंग-फू सीखने के लिए तिब्बत जाते हैं और केरल हम लोग नहीं जा सकते हैं कालारा-पट्टू सीखने के लिए, जबकि कालारा-पट्टू जो है वो बेसिकली आपकी मदर ऑफ ऑल दी मार्शल आर्ट है। जितनी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट निकली हैं, ये सबसे पहली आर्ट मानी जाती है, इसी से सब निकले हैं, ठीक है। तो क्योंकि मार्शल आर्ट का जिक्र आया था तो ये एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो शिलंबम एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसको एज अ स्पोर्टिंग इवेंट इन्होंने इस बार खेलो इंडिया में इंक्लूड किया है। यहाँ लिखा भी है शिलंबम इज द एंशिएंट वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट दैट इमर्ज्ड इन द तमिलाकम। तमिलाकम मतलब जो आज का द्रविड़ लैंड है, जो तमिल रीजन है पूरा, उसको तमिलाकम बोलते थे, विच इज नाउ तमिलनाडु। इट कंटेन्स अ मीनिंग विच इटसेल्फ मीन्स अबाउट द स्पोर्ट शिलम स्टैंडिंग फॉर अ माउंटेन, शिला बोलते हैं ना रॉक पीस यानी कि पहाड़ पत्थर, एंड बम स्टैंड्स फॉर द बैम्बू, ठीक है, विच इज द मेन वेपन यूज्ड इन फॉर्म ऑफ द मार्शल आर्ट। एक बार गूगल करके इसकी फोटो चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें नहीं लगी है तो इसमें मिस हो गई है, एनीवे इतना टाइम नहीं होता है वरना मैं लगा देता, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। तो शिलंबम मतलब एक बैम्बू का यूज करके मार्शल आर्ट लड़ी जाती है। एक महाराष्ट्र में भी आर्ट होती है मार्शल आर्ट, उसके बारे में जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसमें एक लॉन्ग सा वुडन पीस होता है, कई बार बैम्बू भी हो सकता है, उस पर लोग खड़े होकर अजीब भी तरह की मुद्राएं बनाते हैं, कोई हाथ खींच लेगा, कोई पैर फंसा लेगा तो हाथ ऐसे एक्सटेंड करेगा, उस आर्ट को क्या बोलते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, जितनी भी मार्शल आर्ट है उनके बारे में, ठीक है। इट इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द केरला मार्शल आर्ट कालारा-पट्टू, अभी आपको बताया था मैंने, यहीं से निकली शिलंबम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शिलंबम ज्यादा पुरानी है कि कालारा-पट्टू, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज हमेशा रखिएगा, कालारा-पट्टू इज द मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट। तो सबसे पहले यही आई थी केरल में, ठीक है, इसका रिलेशन परशुराम से ही है, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। फुट मूवमेंट आर द की एलिमेंट्स एंड कुट्टा वरिसाई एम्प्टी हैंडेड वर्जन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट। फिर आपका यह है शिलापदिक्रम एंड मनी अदर वर्क्स ऑफ द संगम लिटरेचर दे मेंशन अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द आर्ट इन डेटिंग बैक टू 2nd सेंचुरी BC। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो शिलंबम है, मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन है, देखिए पेपर जब आता है ना वो सेक्शन वाइज बटा नहीं होता है, सारे क्वेश्चन रैंडम पहले होते हैं, तो आपको ये गेस करना बहुत मुश्किल होता है कि ये क्वेश्चन आया है तो किस सेक्शन से आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो शिलंबम आर्ट है उसका पहला मेंशन या इकलौता रेफरेंस कह सकते हैं कहाँ पे मिलता है, या एक रेफरेंस कहाँ पे मिलता है। और नीचे 3-4 ऑप्शन दिए, जैसे महाभारत दिया होगा, रामायण दिया होगा, या फिर हो सकता है आपको दिया हो एक तमिल रामायण भी है, पता है आपको, कंबन की लिखी हुई है, ठीक है। अब एक पेरियार रामायण भी है, जिन्होंने जहाँ पे रामायण को पेरियार ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है, उसकी गलतियाँ बताई हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कंबन की लिखी हुई रामायण भी है तमिल में, ठीक है। तो थोड़ा सा रामायण के बहुत सारे वर्जन है, अराउंड बोला जाता है 300 वर्जन के आसपास हैं, इंडोनेशिया में भी है और आपकी उधर साउथ ईस्ट एशिया के कई जगह पे भी चलती है ना। तो जिसमें से एक आपकी वाल्मीकि रामायण है जो सबसे पहली डेट की जाती है संस्कृत में जो है, और एक है रामचरितमानस जो मुगल पीरियड में यानी अकबर के पीरियड में तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। और एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई थी, वाल्मीकि रामायण जो थी, ठीक है, और जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है वो अवधी में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अवधी जो है एक डायलेक्ट है, एक बोली है जो फैजाबाद, अयोध्या और जो नॉर्थ यूपी, सेंट्रल नॉर्थ यूपी है वहाँ पे बोली जाती है। यूपी जब आप स्टेट पढ़ेंगे या ऐसा कुछ है तो आपने वहाँ लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, यूपी में बहुत लैंग्वेजेस या डायलेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ राइट नाउ व्हाट आई एम स्पीकिंग, और यू पीपल आर लाइक कन्वर्जिंग इनटू, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपकी खड़ी बोली होती है। यहाँ पर इसको लठमार हिंदी भी हम लोग बोलते हैं कभी कभी, बड़ी उजड़ सी भाषा में, मिठास बोलते हैं नहीं है, ठीक है, बड़ी सी फॉर्मल सी लैंग्वेज लगती है, ऐसा लगता है आप लेक्चर दे रहे
है, सेमिनार दे रहे हो, ठीक है। और जब आप थोड़ा सा ईस्ट में मूव करते हैं, यानी आप लखनऊ अवध के क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वहाँ एक अवधि बोली जाती है। अगर आपने कभी रामायण की चौपाई सुनी हो, सॉरी रामायण मुंह से निकल गया, रामचरितमानस, ठीक है, दोनों वर्ड कभी कभी इंटरमिंगल कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब रामानंद सागर ने बनाई तो उसका नाम रख दिया रामायण, और वो कहानी रामचरितमानस की दिखा रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ से भी दिक्कत शुरू हो गई, ठीक है। रामायण वाल्मीकि की है। मजे की बात ये, उसमें जो 8वां कांड है उसका नाम युद्धम कांडम है, लेकिन रामचरितमानस में जो 8वां कांड है उसका नाम लंका कांड है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें बताते हैं कि लक्ष्मण रेखा की बात है, वो रामायण में नहीं दी गई है, लेकिन रामचरितमानस में जो सीता के किनारे किनारे लक्ष्मण रेखा वुमेन को बाउंड करने के लिए की गई थी, वो वहाँ पे नहीं थी। कई ऐसा वहाँ पे नैरेटिव में डिफरेंस पाया जाता है। कहानी रामायण के बहुत वर्जन लिखे गए। अवधि लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा पता रखिएगा। ये एक बोली होती है, एक डायलेक्ट, इंग्लिश में डायलेक्ट, हिंदी में बोली। बोली मतलब होता है एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में बोली जाने वाली एक भाषा जिसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट ना हो, ठीक है। ये बोली की डेफिनेशन है। और भाषा में स्क्रिप्ट यानी लैंग्वेज में एक स्क्रिप्ट जरूर होगी, जो हमने पहले बात कर ली थी। क्योंकि हमने स्क्रिप्ट की बात की थी तो थोड़ी सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हो गई खड़ी बोली, जो आज के मेरठ और ये आपके बागपत और जो वेस्टर्न यूपी का पूरा क्षेत्र है, सहारनपुर तक का, यहाँ पे बोली जाती है। इसको कुछ लोग कौरवी भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो कौरवी भाषा है, कौरवी मतलब कौरव, महाभारत से रिलेटेड, वेस्टर्न यूपी में हस्तिनापुर वगैरह लोकेटेड था, तो ये कौरवी या खड़ी बोली होती है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक अवधि होती है, मैंने कहा नहीं, रामचरितमानस की अगर आपने कोई भी चौपाई पढ़ी होगी कि राम जाना, और मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे आती भी नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी सुनी होगी चौपाई, ठीक है। तो सुनी है, कहीं हैं, दैट काइंड ऑफ द वर्ड्स, तो ये अवधि में बोले जाते हैं। ये अवधि लैंग्वेज है जो बेसिकली स्ट्रिक्टली इसी रीजन में बोली जाती है। तो रामचरितमानस इस पर्टिकुलर अवधि में लिखी है, इसीलिए आप उसे हिंदी से थोड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप नीचे बढ़ते हैं मथुरा आगरा रीजन में, तो यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है ये बोली, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रज भाषा। तो ये बोली नहीं बोलते हैं, इसको ब्रज बोली नहीं, ब्रज भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये है रीजनल डायलेक्ट ही है, ठीक है। और फिर आप जब ईस्ट में जाते हैं बिहार साइड में, तो वहाँ पे पूर्वांचली बोली जाती है, जिसको कुछ लोग पूरबिया भाषा भी बोल देते हैं, ये बोलिया। और ये गोरखपुरी से अलग होती है। गोरखपुर क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़ा सा पूरबिया का इन्फ्लुएंस रहता है। पूरबिया मतलब ईस्टर्न डायलेक्ट, जितने भी कलेक्टिव इनको बोलते हैं। और इसमें सोहार वगैरह बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, या आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूपी की भाषाएं हैं। उसी तरह जब आप बिहार में जाते हैं, तो बिहार में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। एक होती है मगधी होती है, एक होती है मैथिली होती है, दो बड़ी भाषाएं, और एक भोजपुरी होती है। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? जो यूपी बॉर्डर लगता है, वो जो रीजन है, भोजपुर क्षेत्र से बोलेंगे तो वो भोजपुरी वहाँ बोल दी जाती है। और जो बिहार का गंगा का, जैसे बिहार मान लीजिए ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे करके, और बीच से गंगा निकलती है, तो ये जो रीजन है ये गोरखपुरी क्षेत्र है, गोरखपुर के पास का। तो यहाँ पे जो भाषा बोलते हैं इसको भोजपुरी आप कह सकते हैं, भोजपुरी भाषा। और जो गंगा का जो ऊपर का रीजन है, जो नेपाल बॉर्डर पे लगता है, ठीक है, ये मिथिला रीजन में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है इसको मैथिली कहते हैं। और मैं मैथिली पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है, शेड्यूल 8 है, वहां पे कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरा बताइए। ऑप्शन मैं दे रहा हूं 22, 23, 24, कितनी लैंग्वेजेस वहां पे डिफाइंड है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। कुछ ऐसे इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है। और बार बार ये डिमांड उठती है कि भोजपुरी को भी उसमें डाल देना चाहिए, ठीक है, लेकिन भोजपुरी नहीं है उसमें, लेकिन वहां मैथिली को इंक्लूड किया गया है। और किस ईयर में इंक्लूड किया गया था ये देख लीजिएगा। 2-3 अमेंडमेंट हुए हैं उस शेड्यूल में, उसमें अलग अलग, जैसे कि कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको एक साथ 1992 के आसपास डाला गया था। 7 कोई अमेंडमेंट एक्ट था, देख लेना एक बार। और एक 2003 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में। डोगरी भाषा कश्मीर में, कश्मीर हमेशा न्यूज़ में रहता है। मैथिली अभी आपको बताया यहाँ पे बोली जाती है। और संथली कहाँ बोली जाती है? झारखंड साइड की भाषा है। इन 4 भाषाओं को 2003 के आसपास 91 या समथिंग अमेंडमेंट था, 91 नहीं था, 91 में तो एक्सपेंशन था। आप देख लीजिएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2003, 1992। मैंने बताया नहीं, 2-3 अमेंडमेंट। सिंधी को भी बाद में ऐड किया गया था। ओरिजिनल 14 लैंग्वेजेज थी उस शेड्यूल में, बाद में भी बढ़ा के कितनी कर दी गई हैं। तो ये मैथिली भाषा है जो यहाँ बोली जाती है। और ये जो आपका नीचे का रीजन है, इसको आप मगध रीजन बोलते हैं बिहार का, ठीक है। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है आपकी मगधी, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैथिली, ठीक है। तो डिमांड बार बार उठती है कि भाई मैथिली, सॉरी यहाँ पे कौन सी बोली मैंने? मगधी, और यहाँ पे भोजपुरी, इन दोनों को शेड्यूल में नहीं डाला गया, सिर्फ मैथिली को डाला गया। तो भेदभाव क्यों? मैथिली से रिलेटेड एक और फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने कई बार सीता, क्योंकि रामायण न्यूज़ में है, राम न्यूज़ में है, राम टेम्पल बना है, तो सिर्फ राम ही न्यूज़ में नहीं है, राम से रिलेटेड पर्सनैलिटीज भी न्यूज़ में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ कहाँ हुआ था, प्री में नहीं पूछा जाता है, मैं कुछ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, तो आप पता ही चल गया राम टेम्पल है, ठीक है, अयोध्या में हुआ होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है ना पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सीता का एग्जैक्ट बर्थ लोकेशन क्या है, क्या कोई ऐसा टेम्पल है जो सीता के बर्थ प्लेस के रूप में बना हुआ है, तो आपके दिमाग में परसेप्शन आएगा कि हाँ, हमने सुना है बचपन में कि मैथिली थी,
ठीक है, मिथिला रीजन से आती थी, इनके पिता जनक थे, तो जनक का एम्पायर भी आपने महाजनपद पीरियड में थोड़ा बहुत सुना होगा। वहाँ पे इनको बोला जाता है फिलोसफर किंग। ये ज्ञानी टाइप के आदमी थे, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब उसमें कास्ट नहीं होता था, ज्ञानियों या विद्वानों को बोला जाता था। तो कुछ लोग बोलते हैं थे तो राजा, बट क्षत्रियों के गुण कम थे, ब्राह्मणों के गुण ज़्यादा थे, हमेशा फिलोसफी डिस्कशन डिबेट में बैठे रहते थे। राजा जनक, ये उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो वो रीजन मिथिला रीजन बोला जाता है। और आपको पता है जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे एक मैथिली आर्ट होती है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो समवेयर नॉर्थ ऑफ द गंगाज में रीजन था, तो सीता यहाँ से बिलोंग करती थी। लेकिन आपके दिमाग में परसेप्शन क्या कि राम और सीता की शादी हुई थी, सब कहानी इंडिया में हुई थी, तो सीता का जो टेम्पल बना होगा वो समवेयर मिथिला में बना होगा, यानी इंडिया में होगा। ऐसा नहीं है। नेपाल में एक जगह पड़ती है यहाँ पे जानकीपुरम टेम्पल करके पड़ता है, क्योंकि सीता का एक नाम जानकी भी है, जनक की पुत्री मतलब जानकी। आपको पता है डॉटर्स और सन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स से अपने नाम कुछ चेंज करके लेते थे। जैसे द्रौपदी हैं, उनका एक नाम द्रौपदी क्यों पड़ा, जैसे द्रुपद, राजा द्रुपद की पुत्री थी तो द्रौपदी हो गई। वैसे पंचाली भी कहा जाता था और भी उनके नाम है। यज्ञसेनी भी नाम है क्योंकि यज्ञ से निकली थी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हिंदी के भी पेपर होते हैं, जैसे आरोप पेपर होते हैं, उसमें से चीज़ पूछ ली जाती हैं। यूपीएससी में एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है, वहाँ पर्यायवाची वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसे पता रखिएगा। ठीक है, तो जो सीता की बर्थ प्लेस है वो जनकपुरी नामक जगह है। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नेपाल में पड़ती है। हुआ ये था कि जब टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था तो मोदी जी एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उन्होंने कहा था राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, जो कि टेक्निकली आज के इंडिया में पड़ रहा है, और सीता का जन्म आज की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके। देखिए उस समय मिथिला रीजन नो डाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था, क्योंकि नेपाल की तराई के नीचे के बहुत सारे रीजन थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही रिपब्लिक्स और मोनार्की का हिस्सा थे। लेकिन अभी पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो कई बार वहाँ के पुष्य कमल दहल प्रचंड जो हैं वो क्लेम कर देते हैं कि जो यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर उत्तराखंड के कई डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्लियर दे वर द पार्ट ऑफ द नेपाल, अब रिवर की बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। तो ये हमेशा से डिबेट रही है। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि जो जनकपुरी का टेम्पल है वो नेपाल में पड़ता है, और एक बस शुरू की गई थी अयोध्या से लेकर जनकपुरी के बीच में, क्योंकि बर्थ प्लेस ऑफ रामा एंड द बर्थ प्लेस ऑफ सीता, इसको कनेक्ट करने के लिए। बीच में शायद वो बस बंद भी हो गई थी, लेकिन एक कल्चरल कनेक्टिविटी के लिए थी कि इंडो नेपाल रिलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट बदल गई है। पहले वहाँ मोनार्की थी, अभी वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जिसकी लीनिंग जो है कहीं ना कहीं चाइना की ओर है। तो उनको हम वापस अपने फोल्ड में कैसे लाएं। तो कल्चर इज द ओनली थिंग। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के, कि अगर हम इंडो नेपाल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल में जाएंगे तो वहां डिटेल में सब चीजें देखेंगे। अभी बस फैक्चुअल प्री ओरिएंटेड में पूछ रहा हूं आपसे कि अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो 2 या 3 चीजें हैं जो इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करती हैं। जब आपको किसी से रिश्ता, जैसे आप किसी से किसी शहर में मिलिए तो आप उससे कैसे बात करना शुरू करते हैं। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं तो अच्छा यूपी में यहाँ से आता हूँ। तो अगला भी मान लीजिए, जैसे मैं लखनऊ से फॉर एग्जांपल बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कह दिया कि मैं भैया लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, और सामने वाला मान लीजिए कानपुर से निकल आए, मैं कहूँ अच्छा तुम कानपुर से हो। अगर हम लोग यूपी में दोनों रह रहे होंगे तो हम लोग बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लखनऊ कानपुर में बड़ी लड़ाई चला करती, कानपुर में अलग कल्चर चलता है, लखनऊ में अलग कल्चर चलता है। लेकिन अगर हम लोग किसी एक दूसरी सिटी में मिलेंगे तो अच्छा, क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो हमें कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ पे क्या कहेंगे, अच्छा मैं लखनऊ से हूँ, आप कानपुर से हो, अरे हम लोग तो भाई भाई हैं, पास पास के पढ़ते हैं। अब हम वहाँ पे अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है लखनऊ और उसको क्या चीज़ें जोड़ती हैं। जब 1857 का वॉर हुआ था तो वहाँ पे आपकी बेगम हजरत महल ने रिवॉल्ट को छेड़ा था, और आपके कानपुर से तांत्या तोपे और नाना साहिब खड़े हुए थे। तो मैंने हिस्ट्री से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की। फिर मैं कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज को, मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि कानपुर वाले जो हैं वो, उनके बारे में एक चीज़ और ही फेमस है, आपको पता ही है, वो हर सफ़ेद बिल्डिंग को लाल किला बनाते घूमते हैं। ठीक है, वो एक स्लैंग नहीं है, मतलब ये वर्ड में नहीं, मतलब लड़ाई थोड़ी ना करनी है वहाँ पे। तो मैं पॉजिटिव बातों की कोशिश करूँगा, अच्छी अच्छी बातों की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम अपने बीच में हमेशा कल्चरल सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडो नेपाल की, आपको एक नेपाल का आदमी मिले तो आप क्या उससे कभी ये डिस्कशन शुरू करोगे। मैंने कानपुर का एग्जांपल किसी रीजन से लिया था, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं लिया था। ठीक है, आप उससे क्या ये कहोगे कि चलो बुद्ध पे बातें करते हैं। तो पता है इससे क्या होगा, कभी किसी नेपाली से मिलिए, या कल को आप फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में जाते हैं, या कल को आप आईएफएस बनते हैं और आपके सामने नेपाल का एम्बेसडर बैठा है, गलती से भी बुद्धा का रेफरेंस वहां मत छेड़िएगा, लड़ाई हो जाएगी वहां पे, ध्यान रखिएगा। क्यों हो जाएगी, मैं रीजन बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो आप क्या कहेंगे, लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ये हमने अपनी हिस्ट्री की बुकों में पढ़ा है। अब उस समय जिस समय बुद्ध पैदा हुए थे, आपको पता है किस टाइम में पैदा हुए थे, शाक्य मुनि इनको बोला जाता है। इनके पिता जो थे एक पर्टिकुलर रिपब्लिक के, मतलब एक जो भी इनकी मोनार्की रिपब्लिक जो भी चला करती थी उसके राजा हुआ करते थे। तो उस समय की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में होता क्या था, जो लुम्बिनी था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहा था, लेकिन आज की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसमें लुम्बिनी आपका नेपाल में चला गया है। अब होता क्या, अगर आप किसी भी नेपाल के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या वहाँ का एम्बेसडर बैठा है, वहाँ का पॉलिटिशियन बैठा है, और आप बैठे आईएफएस में, नॉलेज होना एक अलग चीज है। देखिए एक होता है ज्ञान और एक होती है विद्वता। तो ज्ञान कहता है आपके पास इंफॉर्मेशन है, बोले ही जा रहे हो, और विद्वता यानी कि विजडम जिसे आप कह सकते हैं, विजडम ये होता है कि कौन सी चीज आपको किस समय बोलनी है।
और कितनी मात्रा में बोलनी है, ये विजडम होता है आपका। नॉलेज ये है कि आपको पता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो आज की डेट में नेपाल में पड़ता है। और विजडम यह है इस बात का जिक्र वहां पे मत करिए, इसलिए मत करिए क्योंकि ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। अगर आपने बोल दिया कि बुद्ध हमारे, तो वो कहेगा तुम्हारे कैसे हो गए, पैदा तो हमारे यहाँ हुए थे। मेरा भी एक बार कन्फ्लिक्ट किसी से हो चुका है, तो मैंने कहा देखो, जो लुम्बिनी में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ था उसका नाम था गौतम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था उनका। लेकिन अगर आप कहिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध को भाई गौतम सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कब बने, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था आपको पता ही है, पहला उन्होंने जो सरमन दिया था वो आपका डियर पार्क सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त उनको कहाँ हो रहा है, किस वृक्ष के नीचे हो रहा है, वो जगह आपकी इंडिया में पड़ती है। तो टेक्निकली जो उनकी जर्नी थी बुद्ध बनने की वो इंडिया में पूरी हुई, और पैदा तो वहाँ हुए। आदित्यनाथ हैं जैसे यूपी के सीएम है, उनकी जो जन्मभूमि है वो आपकी उत्तराखंड है, वहाँ पैदा हुए। लेकिन टेक्निकली उनकी कर्मभूमि कहाँ है, गोरखपुर है। गोरखपुर मटके वो पीठ रहे, मतलब रहे इतने साल एमपी रहे, तो बेसिकली वो उत्तराखंड से ज़्यादा यूपी के हो चुके हैं। तो यही चीज़ बुद्धा के साथ आती है। तभी मैंने कहा वो कौन सी चीज़ है जो इंडिया और नेपाल को जोड़ती है। तो कभी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी या कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट या लड़ाई कर दे, ऐसी चीज़ मत बोलिएगा। आपको बोलना क्या है वहाँ पे, ऐसी चीज़ बोलनी जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि हमारे यहाँ शिव की पूजा होती है, आपको पता है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शिव होते हैं। पशुपतिनाथ सील मिनी हड़प्पा कल्चर में सब कुछ है। पशुपतिनाथ का टेम्पल कहाँ पर है, काठमांडू में है, नेपाल में है। तो आपके देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, आपके यहाँ काठमांडू में शिव का टेम्पल है, हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई आप ये तो नहीं क्लेम करो ना कि पशुपतिनाथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था, सबको पता था हमेशा से नेपाल में है, ठीक है। पशुपतिनाथ इज द लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एक तो ये कल्चरल लिंक है, दूसरा लिंक राम और सीता है, ठीक है। तो वहाँ ये डिबेट मत फंसाइएगा कि सीता नहीं मिथिला पुत्री थी तो इंडिया में आगे हम क्लेम करने जा रहे हैं, नहीं। जनकपुरी का टेम्पल प्रॉपर वहीं बना हुआ है। तो अब मोदी जी अगर वहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो एक कनेक्टिविटी के लिए बस चलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या को जनकपुरी से लिंक करने के लिए कि जो लोग अयोध्या आएंगे जर्नी करने के लिए, ऐसे आपने राम को देख लिया, फिर बड़ी इच्छा होगी चलो सीता को भी देखते हैं। कल मैं आपको एक सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता था, तो मैंने रेफरेंस दिया था कि हर जगह की एक वैल्यू होती है, हर सोशल इंस्टीट्यूशन की वैल्यू होती है। टूरिज्म की अपनी वैल्यू है, टेम्पल्स की अपनी वैल्यू है, हॉस्पिटल की अपनी है, लाइब्रेरी की अपनी है, ठीक है। आप किसी से मिलते हैं कहीं जाके, ठीक है, तो आप उसको ये तो नहीं कहते हैं कि चलो यार आओ तुम्हें एम्स घुमा लाएं। जैसे मेरा एक दोस्त है, सीनियर है, वो जब भी मुझसे बात करते हैं आओ चलो तुम्हें कोर्ट घुमा लाएं, क्योंकि वो लॉयर हैं। एक दोस्त है वो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं आओ तुम्हें चलो और हॉस्पिटल घुमा लाएं। अरे हॉस्पिटल और कोर्ट को घूमने की जगह है, भगवान ना करे किसी को वहाँ जाना पड़े, ठीक है। वो तो बहुत बुरे वक्त की बात है कि अगर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, हॉस्पिटल चक्कर लगाने पड़े। जब आप एक अच्छे मूड में हो तो, या आप डिप्रेशन में हो और मैं आपसे कह दूँ चलो एम्स घुमा के लाते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ ना। या आपसे कहूँ चलो लाइब्रेरी बिठाता हूँ तो मैं 2-3 किताबें पढ़ा देता हूँ, और वो भी कार्ल मार्क्स की पढ़ाता हूँ। तो पहले से डिप्रेशन में हो वो आदमी सुसाइड कर लेगा कार्ल मार्क्स को पढ़ के। वो कहेगा कितना हैव नॉट और हैव में कितना झगड़ा हो रहा है, कितना वायलेंस हो रहा है, खूनी क्रांति होगी, ब्लडी रेवोल्यूशन होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग होगी। तो हर चीज़ की एक वैल्यू होती है ना। जब आपका घूमने का मन करेगा, अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे। अब आप कह दीजिए कल को आर्मी पे इतना खर्चा क्यों हो रहा है, आर्मी को डिसबैंड कर दीजिए। कल को आप कह देंगे स्पेस प्रोग्राम भारत जैसे देश में हमेशा होता है, जब भी हम कोई स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं हमेशा विवाद आ जाता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, व्हाट इज द नेसेसिटी। क्योंकि बार बार चंद्रयान हो रहा है, आदित्य लॉन्च हो रहा है, तो ये डिबेट आते हैं। कभी कभी मेंस में या इंटरव्यू में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि डू यू थिंक दैट अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इट नीड्स टू फैसिलिटेट और इट नीड्स टू स्पॉन्सर सम स्पेस प्रोग्राम्स वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, सीधे बोल देते हैं पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू द स्पेस सेक्टर, ठीक है, कि हम वहाँ पे स्पेस शटल भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतने लोग भूखे सो रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, अगले दिन फोटो फ्लैश होने लगी कि वहाँ पे बच्चे जाके वहाँ दियों से तेल चुरा चुरा के मतलब खाना बनाने जा रहे हैं। तो देखिए दिए जलाना या दीपोत्सव करना, क्योंकि हमारी एलयू के ही प्रोफेसर थे डॉक्टर मनोज दीक्षित, उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू करवाया था आदित्यनाथ का स्पॉन्सर करके। तो वी वर लाइक टेकिंग अवर कॉलेज ईयर्स, हमने उनके लेक्चर्स ही अटेंड किए थे, ठीक है। तो दीपोत्सव इट इज़ अ कल्चरल इवेंट। ये अयोध्या को एक कल्चरल कैपिटल के रूप में डेवलप करने के लिए। वाराणसी पर अगर गंगा आरती होती है, उसमें घी के दिए जल रहे हैं, और आप एक तरफ ये कहिए कि हमारे यहाँ तेल से सब्जी नहीं बन पा रही है, तो आप क्या चाहते हो, वहां के आरती के दियों से घी निचोड़ के ले आओ और यहाँ पे सब्जी बनाओगे। हर चीज की एक वैल्यू होती है, एक सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। ये डिबेट बार बार उठती है, तो आप उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लोगों के वहाँ पे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि जब कोई डिप्रेशन या टेंशन में होता है तो आपको उसका मूड अपलिफ्ट करना है, तो अगर वो किसी स्पिरिचुअल जगह रहेगा, ठीक है, आपको पता ही है। इनफैक्ट जो आपके एप्पल के भी सीईओ वगैरह रहे, स्टीव जॉब्स वगैरह रहे, ये सब वाराणसी में आते हैं, हरिद्वार जाते हैं घूमने, क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी की वहाँ पे तलाश है, मन की शांति चाहिए। मन की शांति आपको जहाँ मिलेगी वो जगह भी जरूरी है, आर्मी अपनी जगह जरूरी, स्पेस प्रोग्राम अपनी जगह जरूरी है, ठीक है। तो सबकी सिग्निफिकेंस है, तो ये सब मेन स्पेस की चीज़ें हैं। एनीवे अगेन कमिंग बैक शिलंबम पे, शिलंबम मार्शल आर्ट है, समझ में आ गया। अब एक थोड़ी सी चीज़ याद रखिएगा, हमने क्योंकि मार्शल आर्ट की बात की है, मैंने अभी आपसे कहा था महाराष्ट्र के बारे में कि एक महाराष्ट्र में होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया। वो आप देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में कौन सी मार्शल आर्ट है, लेकिन कुछ को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की। जैसे पंजाब में गटका होती है, ये एक मार्शल आर्ट है, ये प्री में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपीएससी ने भी अपने प्री में इंक्लूड किया, मैचिंग में पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। उड़ीसा में पाइका होती है,
ठीक है, इसमें पैर यानी कि फुट मूवमेंट ज़्यादा होता है। मणिपुर में थांगटा होती है। केरला तो जीवन में नहीं भूलेंगे आप, कलारीपट्टू बार बार बोला है, मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट। उत्तराखंड में चोलिया होता है। ठीक है, सिक्किम में आपका पैंग लबा शोई करके होता है, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है हर बात पे मार होती है और मुष्टक बोलते हैं ऐसे करके, मुट्ठी, मुष्टि युद्ध है ना, मुष्टि युद्ध, मुक्का मुक्का मारना शुरू करते हैं। यूपी बेस्ड एक मूवी भी बनी थी, यूपी बेस्ड मुक्काबाज, तो वहां मतलब बॉक्सिंग तो नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन कुछ भी होता है मुक्का तान के खड़े हो जाते हैं। तो याद रखिएगा यूपी में मुष्टि युद्ध बहुत होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में मर्दानी खेल, और जो मैं बोल रहा हूँ वो एक अलग है, मर्दानी खेल एक अलग है, एक और मार्शल आर्ट वहां पे चलती है वो भी देख लीजिएगा। बिहार में होता है पड़ी खंडा। तो ये सारे मार्शल आर्ट हैं, हर स्टेट की एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो क्योंकि शिलंबम न्यूज में आया था और क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, तो ये थोड़ा हो सकता है प्रीमियस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। अब आपने ये देखा ही होगा अटल सेतु, ठीक है, ये भी अभी न्यूज में रहा था, जनवरी में अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसका जो बड़ा नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो एक लेमन नाम है या कॉमन नाम है वो अटल सेतु है। ठीक है, अब इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है ये पता होनी चाहिए, 21.8 किलोमीटर, और ये रोड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों इसमें आते हैं, मतलब थोड़ा सा लैंड में इसका है, क्योंकि आप देखोगे ये मैंने रात में की फोटो ली है ताकि थोड़ी सी अच्छी ग्लोइंग लगे, बट इसमें पिक्सल फट गए हैं, तो आप और भी सुंदर सुंदर इसकी फोटो देख सकते हैं, क्योंकि ये सी, देखिए अगर आप जमीन से जा रहे हैं, महाराष्ट्र आपको पता है ये मुंबई कैसा है, ये आइलैंडों का बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, कहीं पे ऐसे उठा कहीं ऐसा। अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना, तो आपको ऐसे पूरा जमीन में घूम के जाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा। और यही इमेजिन कर लीजिए कि अगर मैं एक सी लिंक बना दूं ऐसे, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ट्रैफिक इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि इस रूट को वही लोग चेस करेंगे जिनको सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है, और इस रूट को कौन चेस करेगा, जिसको यहाँ से यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। तो ये बेसिकली ट्रैफिक कंजेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो कोई भी इस टाइप का सेतु, अब फिर मैंने वही कहा कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम होगा, या जब भी कोई इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी होगी, जैसे हमने राफेल से प्लेन खरीदने शुरू किए थे, कहाँ से शुरू किए थे, फ्रांस बताया ही था, या फिर हमने इसराइल के साथ में बैरक मिसाइल डेवलप शुरू की, तो हमेशा से डिबेट या डिस्कशन शुरू हो जाता है वहाँ पे कि इन अ डेवलपिंग लाइक कंट्री लाइक इंडिया, इन अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट इज द यूज ऑफ परचेजिंग द मिसाइल्स। उसकी जगह पे हम 2-3 हॉस्पिटल बना सकते हैं, हॉस्पिटल आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फ्रंटियर सेफ नहीं है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं सेफ हैं, अभी आपको पता है पाकिस्तान आए दिन हमारे यहाँ पे वो करता है, चाइना कभी आपका प्योंगयांग पे घुसा आ रहा है, कभी उत्तराखंड से घुसा रहा है, नेपाल की अलग वो चल रही है, मॉरिशस से अलग चल रहा है। मॉरिशस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसलिए न्यूज़ में नहीं था कि इंडिया आउट वाली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कल एक और वीडियो वायरल हुई है, कल शाम को ही हुई है, तो थोड़ा सा आ गया, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मुज्जी करके उनका नाम है, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने अपनी इलेक्टोरल जो कैंपेन की थी वो इंडिया आउट के नारे पे की थी। उन्होंने कहा था इंडिया का अननेसेसरी इंटरफेरेंस हमारे यहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है, इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह काम करता है, हमारे यहाँ बहुत घुसने की कोशिश करता है, अपनी आर्मी लगा रखी है। तो हमने आर्मी वहाँ पे मूंगफली खाने के लिए नहीं लगाई है, हमने आर्मी आप ही की सुरक्षा के लिए लगाई है, क्योंकि हमारे पड़ोस में चाइना जैसा हॉस्टाइल कंट्री है, जो जितने भी इंडियन ओशन में आइलैंड स्टेट्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, वहाँ चाइना की एक पॉलिसी चलती है, स्ट्रिंग पल पॉलिसी है ना, स्ट्रिंग पल्स, स्ट्रिंग पल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गले में मोतियों की माला पहनी होगी है ना, ऐसे करके सराउंड करती है। तो उसका ये मानना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक गला है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया का जो वो है ये एक गला है, और इसको मोतियों की माला से जड़ना है ऐसे ऐसे करके। तो ये हमें सुंदर बनाने के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली हमको घेरने के लिए है। तो म्यांमार में उसने अपना एक पोर्ट डेवलप कर लिया, यहाँ पे श्रीलंका था तो उसने हम्बनतोता नामक पोर्ट वहाँ डेवलप किया। हालांकि बड़ी मजे की बात है कि 70s और 80s के टाइम पे जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो श्रीलंका ने हमको ऑफर किया था, उसने कहा था अगर आप चाहें तो हम्बनतोता को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कई ऐसे जियोपॉलिटिकल रीजन थे, वी कांट ऑलवेज क्रिटिसाइज, है ना, हम नहीं कह सकते क्या रीजन रहते, हमको नहीं पता गवर्नमेंट पास उस समय कितने पैसे थे, हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं हो उस समय, लेकिन हम लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से चूक गए। इसका फायदा चाइना ने उठाया और उन्होंने 2009-10 के पास में बहुत ही भारी मात्रा में तो डेवलप हो चुका है वो हम्बनतोता पे। अब हम्बनतोता चेक कर लीजिएगा श्रीलंका के किस पार्ट पे पड़ता है, वो यहाँ पड़ता है, यहाँ देखिए ये एरिया जफना का है, ठीक है, जहाँ पे लिट्टे वगैरह बहुत एक्टिव रहा है, तो यहाँ इंडियन आर्मी का प्रेजेंस पहुंच जाता है। हम्बनतोता जो है ईस्टर्न पार्ट पे कहीं पड़ता है, अब आप देख लीजिए सदर्न पार्ट पे है कि ईस्टर्न पार्ट पे है, ठीक है, कि आपके वेस्टर्न पार्ट पे है, और उसको काउंटर करने के लिए क्या कोई नया पोर्ट डेवलप होने वाला है जिसका इंडिया को ऑफर मिला है, और अगर मिला है तो अभी तक हमने क्यों नहीं इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये देख लीजिएगा। तो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ओशन वाली पॉलिसी है वो यही कहती है कि कई आइलैंड्स को आप आइडेंटिफाई करिए जो इंडिया के किनारे हो, इंडियन ओशन में हो, वहाँ पर अपनी बेसेस बनाओ, नेवल बेसेस बनाओ, और वो एक्सक्यूज क्या लगाते हैं कि हमारा जितना व्यापार आपका मिडिल ईस्ट के साथ में होता है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में होता है, वो इंडियन ओशन के रूट से होकर जाता है, ठीक है। तो होता क्या, हमको रुकने ठहरने चाय पानी करने के लिए जगह जगह पे हमको कुछ पोर्ट चाहिए, इस बेसिस पे डेवलप करता है, बट बेसिकली स्ट्रेटेजिकली वो नेवल बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमको
हमको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो वही मेरे कहने का मतलब है, हर चीज़ की अपनी सिग्निफिकेंस है। चाइना को काउंटर करना है, पाकिस्तान को काउंटर करना है, तो हमको राफेल डील भी करनी पड़ेगी, ठीक है, स्पेस पे भी हमको कैप्चर करना पड़ेगा, सब कुछ। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और आप कहने लगिए कि अरे यार क्या जरूरत थी, जब ये सड़क पहले से इधर बनी हुई थी, तो फिर बेमतलब में वहाँ समुद्र में घुस रहे हो, समुद्र में एनक्रोच करो, इन्वायरमेंटलिस्ट वहाँ पे रोना मचाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, मतलब कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होगा तो हमेशा याद रखिए कि दो तरह के आर्गुमेंट आएंगे, एक उसके सपोर्ट में आएंगे, एक अपोज में आएंगे। तो आप क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, कल को आपको भी ये प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको उसको काउंटर कैसे करना है। कि ये आपको पता है इंडियंस अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक में वेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप है नहीं, ठीक है। थोड़ी सी जगह आपको ट्रैवल करना है तो कहीं रोड खुद ही पड़ी है, कहीं पीडब्ल्यू वाले कुछ करके बैठे हुए हैं, अब 2-2 घंटे पे तला जैम में ही फंसे, आप काम कब करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है अगर आपको इकोनॉमी को अच्छे वे में चलाना है। और किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी जो है वो ब्लड लाइन का काम करती है, ठीक है, ब्लड का काम करती है। तो इसीलिए ये अटल सेतु हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट था, बिकॉज मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई है, और आपको पता है सिलिकॉन वैली कौन सी है, आईटी हब कौन सा है, आपका बेंगलुरु है। और ये दोनों सिटीज़ हैं, यहाँ दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है बहुत भारी मात्रा में, नेटवर्क कंजेशन होता जा रहा है, और अगर हमने इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस वेब से टैकल करना है। कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी अपने प्रीवियस टाइप के मतलब ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस काइंड ऑफ द थिंग। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बता ही दिया, 21.8 किलोमीटर की ये मतलब प्लान हुआ है, मतलब अब तो इनॉग्रेट हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रोड ब्रिज है, इट इज कनेक्टिंग द इंडियन सिटी ऑफ मुंबई विद द नवी मुंबई, इट्स सैटेलाइट सिटी। अच्छा, सैटेलाइट सिटी क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्ड आया है। सैटेलाइट सिटी वो सिटी होते हैं जो किसी एक सेंटर सिटी के बिल्कुल पास में लोकेटेड होते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे दिल्ली है, और दिल्ली एनसीआर में कई सिटीज़ को आइडेंटिफाई या स्पॉट कर लिया गया है, और इनको हम सैटेलाइट सिटी बोलते हैं। जैसे गुड़गांव हो गया, तो गुड़गांव के दिल्ली का डायरेक्ट पार्ट है कि एनसीआर का पार्ट है, या फिर फरीदाबाद है आपका, या फिर आपको पता ही है नोएडा वाला रीजन पड़ गया। तो क्या ये ट्रेडिशनली दिल्ली का पार्ट है कि दिल्ली एनसीआर में आता है, या आप उसको सैटेलाइट सिटी मान लोगे? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नवी मुंबई जो है टेक्निकली मुंबई की एक सैटेलाइट सिटी है। अब एक क्वेश्चन आ आता है, जब भी कोई रोडवे या फिर एक्सप्रेसवे बनता है, तो एक क्वेश्चन ये भी इसमें, एक तो किलोमीटर लेंथ तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, डीएफसी वगैरह पढ़ लीजिएगा, अभी यहाँ पे कवर नहीं किया है लेकिन रिलेट हो जाता है। तो हो सकता है अटल सेतु की बजाय ये लोग ईस्ट राइट कॉरिडोर और या वेस्ट स्ट्रीट कॉरिडोर पे क्वेश्चन पूछ लें कि कितनी स्टेट से पास हो रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, प्री में क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार मैंने कहा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन लेन्स का भी बनता है। लेन आप समझते हो ना कि जैसे एक चौड़ी सी रोड बनी हुई है, तो ऐसी वाली नहीं होती कि सिर्फ लेफ्ट राइट, ये दो उसमें हिस्से हैं, एक तरफ लेफ्ट वाले मतलब इधर वाले इधर जा रहे हैं और इधर वाले इधर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लेन्स में बनी होती है, और लेन्स इसलिए बनाई जाती हैं डिफरेंट स्पीड्स के लिए, कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलना है, ये वाली लेन पकड़ लीजिए, 120 पे चलना है, ये पकड़ लीजिए, 60 किलोमीटर वाले इधर पे चलिए। और सबसे बड़ी बात है कंजेशन ना हो, तो बहुत चौड़ी सी वो बना दी जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज है। इसकी लेंथ आपको बताई थी 21.8 किलोमीटर है, और जिसमें 16.5 है ये सी लिंक है। मतलब 21.8 है पूरा समुद्र में नहीं है भाई, जमीन से शुरू हुआ तो कुछ हिस्सा जमीन पे भी होगा, है ना, शहर के अंदर से लेके आ रहे हैं। तो 21.8 का जो 16.5 किलोमीटर का हिस्सा है आपका, ये आपका प्रॉपर सी लेन में पड़ता है। और बाकी जो लैंड पोर्शन है आपका 5.5 किलोमीटर का, वो आपका लैंड है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़े से फैक्ट ध्यान रखिएगा। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी फ्लैश हुई थी, नाइट्रोजन हिपोक्सिया, ठीक है। हिपोक्सिया क्या होता है? पहली चीज़ तो ये है, यहाँ दो वर्ड आते हैं, एक तो है नाइट्रोजन और एक है हिपोक्सिया। तो पहले हिपोक्सिया पे थोड़ा सा जाइए। आपको याद होगा जो कोविड पीरियड हुआ था, उस समय अचानक से हिपोक्सिया वर्ड पहली बार सुनने में आया था। और वो क्यों आया था उसका रीज़न बता देता हूँ। कि कोविड आया, कोविड आपको पता है एक वायरल इन्फेक्शन था, वायरस से फैलता था। वायरस आपको पता है वैसे इनएक्टिव स्टेज में रहता है, और जैसे ही किसी लिविंग बॉडी या ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपने आपको रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, आपको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि मेरे बोलते हुए हवा तो निकल ही रही है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे मुंह में सलाइवा रहता है। जब आप बोल रहे हो, कोई भी मैकेनिकल फंक्शन कर रहे हो, तो लुब्रिकेसी वगैरह के लिए सलाइवा जनरेट होता रहता है। आप उसके मीडियम से आप सलाइवा मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो होता क्या है, कई ऐसे डिजीजेस होते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोरोना हो गया, कोई भी वायरल इस टाइप का इन्फेक्शन होता है, ये सैलिवरी ट्रांसमिशन से बहुत जल्दी होता है। सलाइवरी ट्रांसमिशन से यहाँ मतलब है सलाइवा जो कि वाटर वेपर एरोजोल बना के ट्रांसमिट हो रहा है। जब आप बोलना शुरू करते हो, कई बार सामने वाले मुंह पे थूकना शुरू कर देते हो, ये होता है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। तो हुआ क्या था, वहां पे हमने मास्क पहनने शुरू किए थे। गवर्नमेंट का एक डायरेक्टिव आया था, क्योंकि जो मास्क थे देवर इतने छोटे पोर नहीं होते हैं कि वायरस को रोक सकें। मतलब जो एरियल ट्रांसमिशन है वो थोड़ा बहुत तब भी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वाटर ड्रॉपलेट तो रुक जाएंगे। तो इसीलिए कंपल्शन बना दिया गया था कि बिना मास्क का ट्रैवल नहीं करोगे। मास्क के साथ में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये हो जाता है कि मास्क आपके पूरे हिस्से को, माउथ एंड नोज को कवर कर रहा था। अब यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो प्रॉपर, मतलब एयर का
बाहर नहीं फेंक पा रहे हो, तो ऑक्सीजन रिच जो एयर आ रही है वो भी कहीं ना कहीं कटेल या रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। यानी देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी बिकॉज यू आर वेयरिंग अ मास्क, आपका जो आसपास का जो अंदर मास्क का एरिया है वहां पर उतनी अच्छी तरीके से एयर का डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो ये वर्ड हिपोक्सिया तब आया था कि व्हेन यू आर इनहेलिंग अ एयर विच इज लिटिल और लेस इन ऑक्सीजन कंटेंट, यानी कि कहीं कहीं क्या हो सकता था, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती थी, और अगर आप किसी बंद जगह पे जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, आप अचानक से कोलैप्स कर सकते हो, कोई परेशानी आपके साथ हो सकती है। दैट काइंड ऑफ थिंग, ये हिपोक्सिया को मतलब हिपोक्सिया कंडीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ नाइट्रोजन लगा है तो इसका मतलब ये है बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ नाइट्रोजन यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ नाइट्रोजन हिपोक्सिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है एक तो कि नाइट्रोजन हिपोक्सिया होता क्या है। हिपोक्सिया मतलब समझ ही गए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिल रही है जिसकी वजह से चोकिंग होने लगेगी। नाइट्रोजन हिपोक्सिया का मतलब है बिकॉज आपके आसपास ऑक्सीजन हो कि नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन हिपोक्सिया वाज इन न्यूज रिसेंटली, ठीक है। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि यूएस में एक जगह पड़ती है अल्बामा, एक वहां की सिटी है, तो वहां पर एक डेथ सेंटेंस हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पे डेथ सेंटेंस बहुत रेयर अब हो गए हैं, ठीक है, ज्यादातर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, मतलब रेप वगैरह हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो, या किसी का बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ हो, बहुत एक्सट्रीम केस है तभी दिया जाएगा, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी देने के भी, फांसी वगैरह देने के भी उसके भी अपने नियम होते हैं, कैसे दिया जाएगा। जैसे फ्रांस में आपको बताई थे फ्रेंच क्रांति तब पे गुलेटाइन कर देते थे, ऐसे लिटाया जाता था, ऊपर से कैसे खच्चे से फरसा आता था, गले पे गिर जाता, गुलेटाइन बोलते थे। गुलेटाइन आपका पॉलिटी से भी रिलेटेड है, ठीक है। जब बहुत सारे बिल्स को एक साथ पास करना होता है बिल्कुल लास्ट में, तो कहते हैं गुलेटाइन कर दो। कई बार पढ़ाते हुए होता है कि टॉपिक बहुत लंबा हो गया, समथिंग लाइक दैट, और हमें बिल्कुल वो खत्म करना है, तो होता नहीं, अरे ठीक है इसे भी आप गुलेटाइन बोलते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है फांसी लगाने का, एक और तरीका होता है जो यूएस और कई यूरोपियन कंट्रीज में होता था कि आपको एक मास्क लगा दिया जाता है और उसमें कोई विषैली जहरीली गैस छोड़ देते हैं जिसमें आप तड़प के मर जाते हो। तो ये अल्बामा में भी किया गया है, एक व्यक्ति था, उस पर डेथ सेंटेंस वगैरह उसको हुआ होगा, ठीक है, और ये अपने आप में पहला फर्स्ट नोन एग्जीक्यूशन था बाई नाइट्रोजन हिपोक्सिया, ठीक है। तो बेसिकली ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ऐसा माना जाता है आप किसी की जान भी ले रहे हो, इवन बाई लॉ ऑल्सो, तो ऐसी बेरहमी से भी मत लो कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाए। वो भी तो जीवित इंसान है, भले उससे क्राइम हुआ है, फांसी भी दी जाती है तो उसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है भाई एक झटके में दे दो, खत्म करो। तड़पा के थोड़ी ना मारना है किसी को, कह दो धीरे धीरे उसका गला रेत रहे हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। या किसी की बॉडी में छोटी छोटी जहरीली गैस छोड़े, वो जिस तरह के मर रहा है, आप हिटलर थोड़ी ना हो, जैसे वो करता था ज्यूज को एक चैम्बर में बंद करके वहां पे पॉइजनस गैसें छोड़ देता था। एंड यूएस इज नोन फॉर इट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब यूएस का नाम आता है, हिपोक्सिया का नाम आता है, तो याद रखना सीरीन गैस होती है, ठीक है। इन्होंने जो वियतनाम वार था वहां पे सीरीन गैस यूज की थी, और भी कई तरह की पॉइजनस गैसें यूज की थी, तो कभी इंटरनेशनल अफेयर में पढ़ेंगे तब वहां देख लेंगे। तो ये यहाँ तक के टॉपिक्स थे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।